जी, तो आज से हम लोग शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम बोलेंगे इसको। संख्या पद्धति जब हमने शुरू किया था तो ऐसे हल्की चर्चा हुई थी दो तीन डेफिनेशन की। सबसे पहले जैसे इस चैप्टर के अंदर जाएंगे तो कुछ परिभाषाएं मिल जाएंगी। कुछ परिभाषाओं में सबसे पहले मिल जाएगी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या क्या है? ये है नेचुरल नंबर बोला जाता है इसको। नेचुरल नंबर जी, ये एक से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। जहाँ कहीं इनमें से कोई नंबर दिख जाए मतलब वो नेचुरल नंबर है। इसको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। गिनती कुछ भी गिनना हो नेचुरल नंबर से गिन लो। लेकिन जब इसमें जीरो शामिल किया गया तब इसका नाम बदल गया। नाम बदल के पूर्ण संख्या हो गई। दूसरा नंबर पड़ा पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या हुआ? इसको होल नंबर कहते हैं। ये हुआ जीरो से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3, यानी संख्याओं के एक ऐसा ग्रुप जो जीरो से स्टार्ट होकर के इन्फिनिट तक जाता है, उसका नाम हुआ पूर्ण संख्या। अब इसके साथ अगर नेगेटिव नंबर भी जोड़ दिया जाए तब उसका नाम हो जाएगा पूर्णांक। इंटीजर पड़ जाएगा पूर्णांक। इसको इंटीजर कहते हैं। इंटीजर में एक बहुत बड़ी संख्या रेखा की कल्पना की गई जिसके ठीक बीचों बीच में जीरो था और दाहिनी तरफ 1 2 3 ये पॉजिटिव नंबर्स थे इन्फिनिट तक, और बाएं तरफ -1 -2 -3 -4 और इन्फिनिट नंबर था। यानी सोचो कि इसमें सब कुछ था। अब ये देखा जाए कि अगर इसको हम उसमें बनाने की कोशिश करें समुच्चय ना, समुच्चय में अगर देखें या फिर वो आप जो पढ़ते हैं सिलोजिज्म में देखते हैं, तो अगर नेचुरल नंबर ये है तो होल नंबर ये है और इंटीजर ये है। हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि इसमें एक पद ज़्यादा है जीरो वाला, तो नेचुरल नंबर सबसे छोटा हुआ, उससे बड़ा हुआ आपका होल नंबर और सबसे बड़ा हुआ आपका इंटीजर, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर भी शामिल है। हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह से आपका एक ग्रुप बन गया। शुरुआत में जब ये निर्माण हुआ हजारों साल पहले, लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे गणित तो खत्म हो गई, अब क्या चाहिए। लेकिन अभी तो बाकी था, अभी तो शुरुआत हुई थी ना। शुरुआत में अब इन्होंने ये देख लिया कि यार ये तो बात सही है, ये एक है ये दो है, क्या इनके बीच भी कुछ है कि सब खाली स्थान किसी भी दो बिंदुओं के बीच में। आपको बता दी ये नंबर लाइन कहा जाता है, संख्या रेखा। संख्या रेखा कैसे बनती है? बिंदुओं से मिलकर बनती है। तो हर बिंदु पर नंबर था और अनंत बिंदु मिलकर रेखा बनाते हैं। इसका मतलब अनंत बिंदु थे। पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन में कि संख्या रेखा पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कितनी संख्याएं होती? आपका उत्तर इनफाइनाइट, अनंत संख्याएं होती। अगर आप बोलना शुरू करें ना 1.0000 एक दो सांस तक जीरो बोलेंगे, फिर एक लिख देंगे, 1 फिर ऐसे 0.02 लिख देंगे, 1.0। हम चाहे तो पूरी जिंदगी बोलते जाएं, हम 2 तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब सोचो जिंदगी बीत जाएगी, तो 1 से लेकर 2 तक पहुंचने में जिंदगी बीत सकती है। तो अनंत इसी को कहा जाता है। ये पूरी संख्या रेखा सोचो कितनी बड़ी होगी। आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि इसका ब्रह्मांड से क्या लेना देना। जो यूनिवर्स है अपना, वो यूनिवर्स इसी संख्या में से निकल रहा। इसको आगे चलकर उन्होंने रामानुजन ने इसको बहुत अच्छे से प्रूव किया था। तो खैर यहाँ तक हम लोगों ने पूर्णांक देख लिया। अब इसकी कैटेगरी निकाली जाएगी। इसमें सम संख्या आएगी, विषम संख्या आएगी, भाज्य आएगी, अभाज्य आएगी, परिमेय आएगी, अपरिमेय आएगी, इस तरह की संख्याएं आएंगी। उन संख्याओं का क्या क्या छोटी छोटी प्रॉपर्टी, उनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इससे सवाल आपको जल्दी पहचान में आ जाता है कि हाँ ये हम जान गए। जैसे एक चीज होती है सम संख्या। सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं। अब इवन नंबर क्या है? जो संख्या 2 से कट जाए, विभाजित हो जाए। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब कौन कौन संख्या मिल पाएगी? इसमें मिल पाएगी 2 4 6 8 और इनफाइनाइट अनंत संख्याएं मिलेंगी। कोई दिक्कत? 2 से कटने वाली संख्या, हाँ जीरो भी कर लो, जीरो को सम संख्या माना जाता है। ये भी प्रश्न आ चुका कि जीरो क्या है, तो जीरो सम है। कैसे सिद्ध करेंगे? अगर आपको सिद्ध करना हो कि जीरो सम संख्या है तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसके लिए आपको एक चीज याद होना चाहिए कि सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर सम संख्या होता है। जोड़कर देखिए, कोई भी सम संख्या में सम संख्या जोड़ते तो सम संख्या ही बनता।
और विषम संख्या में विषम संख्या जोड़िए तब भी सम संख्या बनता। आप समझ रहे? विषम संख्या में विषम संख्या जोड़िए तब भी सम संख्या बनती। और अगर सम में विषम जोड़िए तब विषम बन जाएगा, और चाहे विषम में सम जोड़िए तब भी विषम बन जाएगा। कोई बात क्लियर? अब अगर हम जीरो को मान लो विषम संख्या मान लें, एक मिनट के लिए सोचो कि जो चीज़ हमको सिद्ध करना होता उसके अपोजिट मान लेते। मान लो हमने जीरो को विषम मान लिया, तो जीरो अगर विषम है तो एक और विषम संख्या अपने मन में सोच लो, 3 सोच लो, 3 एक विषम संख्या है। तो अब हमने विषम प्लस विषम लिख दिया, तो हमारा उत्तर सम होना चाहिए, क्योंकि नियम कह रहा है कि विषम प्लस विषम सम होता है, तो विषम प्लस विषम सम होना चाहिए। लेकिन सम नहीं हो पाया, विषम हो पाया, इसका मतलब गलत बात है। अब वो नियम हमारा लागू हो रहा है कि सम प्लस विषम बराबर विषम होता है। अगला जो नियम है कि सम में अगर विषम जोड़ा जाए तब उत्तर आपका विषम आता है। आप समझ गए? तो इसलिए 3 हमारा विषम उत्तर प्राप्त हुआ और ये एक विषम संख्या है, इसका मतलब निश्चित रूप से ये सम संख्या है। सम संख्या में विषम संख्या जोड़ा गया इसलिए विषम आया। मतलब ये ऐसे ही प्रूव कर लिया जाता है कि भाई ये सही। कोई कपड़ा गायब है, अपने आसपास देखिए, एक था, अपने आसपास देखिए, नहीं तो यहाँ पर एक जो है अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा रखा है। अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा का मतलब जहां से चाहो निकाल लो थोड़ा सा। ये जब भाई उठा दो, देखो पुलिस वाले में धरपकड़ जारी है, जल्दी ही सब पहुंच जाएंगे। हाँ, अधिकारी और नेता दोनों लोगों की संलिप्तता है इसमें। तो सम संख्या हम लोग देख लिया, अगर सम देख लिया तो विषम भी अब देखना ही होगा। विषम का मतलब होता ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? जो संख्या 2 से ना विभाजित उसे हम विषम संख्या कहते हैं। कौन कौन संख्या है? 1, 3, 5, 7 इन्फिनिट तक, यानी अनंत तक। ये सारी संख्या हम लोग की अनंत तक जा रही। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? आप चाहे तो नोट कर लें एक एक लाइन, या याद है तो कोई बात नहीं। हाँ, एक भी विषम। ध्यान रखना, भाज्य अभाज्य में जब जाएंगे तब अभाज्य में एक नहीं आता, एक विषम लेकिन आता ऑड नंबर। बहुत गलतियां होती हैं, उसका कारण क्या? तथ्यात्मक होते हैं सब। अब छोटी सी बात पढ़ो और ना क्लियर हो पाती है। तो आप देखे होंगे ये, मतलब कोई बच्चा गणित बिल्कुल न जानता हो, यानी नाम ही ना सुना हो गणित का, बस वो आ जाए हमारे पास, उसको कक्षा 1 से मैं पढ़ा रहा हूँ। कक्षा 1 से है नहीं, कक्षा 1, 2, 3, 4 कहाँ है? अरे 100 तक गिनती हम पढ़ के सुनाते हैं भाई। कारण क्या है बताऊं? कितनी गिनतियां लोग गलत बोलते हैं, छाछठ कह देते हैं। छाछठ गलत शब्द है कि नहीं? पूरे जो है हिंदी में अपने पास छाछठ कहाँ लिखा? आप गूगल करके देख लो, है ही नहीं। लेकिन हम लोग छाछठ बोलते हैं, ऐसे 43 बोलते हैं लोग। हाँ, तो अब ये गलत बोलते हैं। इसका नाम 43 है, इसका नाम 66। बोलने की स्थिति देख लो। अब इस आज से नहीं बोल रहे हैं, बोले जा रहे हैं, हम तो न्यूज में सुने 66। हाँ, एक बहुत बड़े पत्रकार, उन्होंने कहा दशमलव में कि मुद्रा भंडार हमारा इतना 65 करोड़ हो गया, समथिंग कहकर 65 बोलना था, 65 बोल दिए। हम सुन रहे समाचार, हम गजब आदमी यार, कैसे बोला? आप बताओ, क्या इसको 3.65 कहा जा सकता? 3.65 होता है ना, 65 कैसे बोल दिया? इसका मतलब हुआ कि उसका गणित से लेना देना है नहीं, बस वो बाकी चीज़ें जानता। गणित जब आप जानते हैं, देखो ऐसा है कि जैसे हर चीज़ का एक्सपर्ट होता है, तो जब आप गणित जानते हैं तो गणित जैसा व्यवहार करिए, नहीं करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दूसरे वाले को इसको गणित के बारे में जानकारी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि उसका रूल है भाई हर चीज़ का। अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर, जब हम लोग पढ़ेंगे वो स्थानीय मान जातीय मान, तब हम जान पाएंगे कि 65 क्यों नहीं बोला जा सकता। मिटा दे इसको, ठीक है। सम संख्या विषम संख्या तक हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद पढ़ेंगे भाज्य संख्या। अब भाज्य क्या होता है? भाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब ये क्या है कंपोजिट में? कंपोजिट नंबर में क्या है? ऐसी संख्या, नहीं आवाज़ की समस्या नहीं है, थोड़ा कम चल रही है,
कम का मतलब हुआ कि यही है रिकॉर्डिंग जो है भैया। भाज्य संख्या का मतलब ये होता है, अच्छा शब्द से कैसा लग रहा? भाज्य माने जो विभाजित हो जाए, ज्ञेय माने जो जाना जा सके, अज्ञेय माने जो ना जाना जा सके। हिंदी तो आप लोग पढ़ते ही हैं। तो ऐसे ही भाज्य माने जो विभाजित हो सके, किससे? क्योंकि एक से और स्वयं से तो सभी संख्याएं कट जाती। बताओ, एक तिया तीन, तीन एक तीन कट तो रही है, एक सत्य सात, सात तक सात कट तो रही है। तो क्या सभी भाज्य हो जाएगी? गलत बात। अगर सभी भाज्य हो जाएगी तो अभाज्य कहाँ जाएगी? उसका भी तो ग्रुप होगा, यानी हर चीज का अपना अस्तित्व है। तो इसका मतलब हुआ एक और स्वयं से तो सभी संख्याएं कट जाती, इसको हटा दिया जाए डेफिनेशन में। एक और स्वयं के अलावा अगर किसी से कट रही है तब भाज्य, नहीं तो अभाज्य है। अंग्रेजी में बहुत अच्छी डेफिनेशन है इसकी, द नंबर व्हिच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। द व्हिच हैव मोर देन टू फैक्टर, क्यों? क्योंकि वन एंड इटसेल्फ तो इसके सबके होते हैं, वन एंड इटसेल्फ सबके होते हैं। एक और स्वयं के अलावा अगर किसी से कट जाए तो हम लिखेंगे यहां पर एक और स्वयं के अतिरिक्त, अतिरिक्त अन्य से भी विभाजित हो, अन्य से भी विभाजित हो। अच्छा बताओ, एक और स्वयं के अलावा अन्य से भी विभाजित हो तो सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहेंगे? चार। सबसे छोटी भाज्य संख्या चार। अब जैसे मैंने चार लिखा तो ऐसे तुरंत क्वेश्चन आता है कि आखिर एक दो तीन में क्या तकलीफ थी, ये क्यों नहीं हो पाया? मैं दिखाता हूं। एक सिर्फ एक से कट रहा और वो कह रहा मोर देन टू फैक्टर होना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। दो सिर्फ एक और दो से कट रहा और किसी से नहीं कट रहा। तीन सिर्फ एक और तीन से कट रहा और किसी से नहीं कट रहा। केवल चार ही है जो एक और चार के अलावा दो से भी कट रहा, इसलिए यह भाज्य। आप देख रहे कितना नेचुरल बात है कि एक और स्वयं के अलावा किसी से कट जाए तब भाज्य कहा जाएगा ना, एक और स्वयं से खाली कटने को नहीं भाज्य कहा जाएगा। ठीक है भैया? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या चार होगी। कहां तक जाएगी? बहुत दूर तक जाएगी। अभाज्य संख्या क्या है? अब इसी को उल्टा कर दो, अभाज्य को कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम, प्राइम क्या होता है? जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, या द नंबर व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ। एक संख्या केवल एक से कटे और खुद से कटे और किसी से कटबे न करे, तब उसका नाम अभाज्य हो जाएगा। देखो, एक और स्वयं के अतिरिक्त, अतिरिक्त अन्य से न विभाजित हो, अन्य से न विभाजित हो, किसी से नहीं कटेगा। तो अब बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? दो। दो सबसे छोटी अभाज्य। ठीक, कहे एक को लिया ही नहीं गया। क्यों नहीं लिया गया? जो अंग्रेजी देख लो भैया, गणित जो है अंग्रेजी में ही लिखी गई है। सच बात बताऊं आपको, क्योंकि ऐसा माना जाता कि विद्वान लोग अंग्रेजी बहुत जानते हैं, पेपर भी बनाते ना तो अंग्रेजी में बनाते हैं। आप लोग जब पेपर देखते हो कभी उसका पूरा ऊपर के देखो, ऊपर वाला सिस्टम, उसमें कहीं न कहीं एक बात जरूर लिखा होगा। क्या लिखा होगा? कि यह प्रश्न पत्र दो भाषाओं में संकलित किया गया है, किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर अंग्रेजी भाषा मान्य होगी, हिंदी नहीं मान्य होगी। रीजन क्या है? रीजन क्या है? ओरिजिनली इंग्लिश में ही बनाया गया, इसलिए जो राइटर ने बनाया, जो विद्वान ने बनाया, वो अंग्रेजी में ही बनाया। अब उसकी गूगल से ट्रांसलेट करके हिंदी बनाया गया, या किसी ने भी हिंदी बनाया। तो इंग्लिश से हिंदी बनाते समय जब आप ट्रांसलेशन करते हो, आत्मा मर जाती है। सच बताओ, आत्मा मर जाती है। अगर आप इंग्लिश से किसी को हिंदी बना या हिंदी से अंग्रेजी में बनाओ, आत्मा ले आना आसान काम नहीं होता। मैं एक छोटा उदाहरण दे दूं। प्रेमचंद की एक कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की, पूस की रात, सबने पढ़ा होगा, झबरा कुत्ता वगैरह वगैरह। आप अगर अच्छे दिल से उसको आप धीरे धीरे कहानी पढ़िए ना, आंख में आंसू आ जाएगा गरीबी देख करके। हाँ, मतलब ठंडी कैसी होती है, और उसके पास जब कपड़े नहीं होते तो कुत्ते को चिपका के सो रहा, इतना गरीब आदमी। इसको मैंने जब हिंदी में जब भी मैंने पढ़ा था, एकदम आंख एकदम गीली हो गई। लेकिन जब यही हमने अंग्रेजी में पढ़ा तो नहीं गीली हुई। अंग्रेजी में वही कहानी थी। किसी बच्चे 8वीं 10वीं में किसी क्लास में रहा होगा, तो मैंने अंग्रेजी में जब जैसे मैंने देखा पूस की रात, तो मैंने कहा पढ़ लेता हूँ उसको। मैंने पढ़ा, पूरी कहानी पढ़ डाली, लेकिन वो इमोशन नहीं आ पाया जो हिंदी में था।
बस एकदम यही कहानी होती। जब आप अंग्रेजी को हिंदी में कन्वर्ट करते तब भी यही लफड़ा कि जो भाषा अंग्रेजी में लिखी गई है, जो चीज़ वो राइटर अंग्रेजी में अपनी भावना व्यक्त किया हुआ, अब उसको आप हिंदी में करोगे तो शब्दों का खाली कर पाओगे, उसका तथ्य कैसे आ जाता, इमोशन नहीं आ पाता। ये पर ट्रांसलेशन में हमेशा समस्या रहती है। तो इसमें भैया 2 एक ऐसी संख्या है कि देखो एक से और स्वयं से कट रही होती है और किसी से नहीं कट रही होती है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और 2 के साथ एक और कंडीशन, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र, क्योंकि इसके बाद कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं हो पाएगी। 2 के बाद कोई सम संख्या अभाज्य नहीं, सबकी सब 2 से तो कट ही जाएगी, इसलिए 2 ही है एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है ये, सम अभाज्य संख्या। अब देखो एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं? 25। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं। अब इस 1 से 100 तक के 25 में से भी 2 टुकड़े बनाए गए। 1 से 50 के बीच में 15 संख्याएं मिलती हैं और 50 से 100 के बीच में 10 संख्याएं मिलती हैं। ठीक है, ये मिलती। एक विद्वान रहे जॉन नेपियर महोदय, जब आप कक्षा 6 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कक्षा 6, तो उसमें उन्होंने यह छलनी विधि बना कर दिया कि हम कैसे जान पाएं 1 से 100 तक की गिनती में कि कौन कौन अभाज्य। हमें 2 मिनट लगेगा 100 तक गिनती लिखने में, तो मैं इधर थोड़ा सा मिटा दूं। 100 तक गिनती लिख करके मैं दिखाऊं आपको कि कैसे हम अभाज्य संख्याओं को ढूंढ पाते हैं। हाँ देख लो, एक, हाँ लिख ले भैया, देखो हम 100 तक गिनती लिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि आजकल एक क्वेश्चन औसत में बन रहा है, ऐसे कह देता है कि 20 से 40 तक सभी अभाज्य संख्या जोड़िए। सिपाही में शायद आया था, हाँ आया ऐसे, 1 से 20 तक सभी अभाज्य संख्या जोड़िए या उसका औसत बताइए। तो अब दिक्कत ये हो जाती है कि लड़का ढूंढ ही नहीं पा रहा कहाँ है औसत संख्या, अभाज्य कौन है। और अभाज्यता का नियम बार बार लगाएगा तो टाइम बहुत जाएगा। तो एक बार आंख से देख लिया जाए कि आखिर कौन अभाज्य होता है, तो हम इसीलिए पूरी गिनती लिख रहे हैं। आधा पहुंच गए। नाइन्टी 1 92 93 100 तक गिनती लिख दिया। अब सबसे पहले 1 को हम काट देंगे। 1 कुछ नहीं, न भाज्य में अभाज्य में आवे नहीं करता, 1 खाली एक विषम संख्या। अब सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है। अगर 2 अभाज्य है तो 2 से कटने वाली कोई भी संख्या अभाज्य हो ही नहीं सकती। तो जितनी संख्याएं 2 से कट रही उन्हें हटा दिया जाए। कौन कौन संख्या 2 से कटती? ये पूरी लाइन 2 से कटती, ये हटाइए। ये पूरी लाइन 2 से कटती, हटाइए। ये पूरी लाइन 2 से कटती, हटाइए। ये सारी सम संख्याएं सब की सब 2 से कट रही, हटाइए। देखो इतनी संख्या हमने एक साथ में उड़ा दिया, उड़ा दिया। अगली अभाज्य संख्या है 3। अगर 3 अभाज्य है तो 3 से कटने वाली कोई संख्या अभाज्य हो नहीं सकती। तो जितनी संख्या 3 से कट रही उन्हें हटा दिया जाए। आओ हटाते हैं। 3
6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 48 के बाद 51, 51, 54, 57, 60, फिर है 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, फिर है 93, 96 और 99। इतनी संख्याएं 3 से कट सकती है, हटा दिए। अगली अभाज्य संख्या 5 पे। 5 अभाज्य है, इसका मतलब 5 से कटने वाली कोई संख्या अभाज्य हो नहीं सकती, तो जितनी संख्या 5 से कट रही है उन्हें हटा दिया जाए। तो ये पूरी लाइन 5 से कट रही है, हटा दिया जाए, और ये पूरी लाइन भी 5 से कट रही है, हटा दिया जाए। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, कहाँ तक जांच करना है ना, इतना देर तक जाते जाते लड़का बोल ही देता है कि कब तक भैया ये सब काटते रहोगे, फाइनल कब आंसर आएगा, बोर होने लगता है भाई। बात मैं बताऊं, जहां तक आपने गिनती लिखा है उसके वर्गमूल के बराबर चेक करना पड़ता है। जहाँ तक 100 तक गिनती हमने लिखा तो हमें 10 तक चेक करना पड़ेगा। अब देखो 1 से 10 के बीच खाली एक संख्या 7 बची, यानी आखिरी चेकिंग चलने जा रही है। जहां तक भी गिनती लिखना है, हम आगे बताएंगे कि कैसे हम पहचान पाए कोई अभाज्य संख्या है। जैसे देखो 1 से 100 के बीच है तो आप जान जाओगे। अब आपके मन में 101 बताओ, 133 बताओ, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपके मन में कहाँ तक मैं चेक कर दूं तब हम कह सकते फाइनली कि अब ये अभाज्य है। तब फिर मैं वही वर्गमूल तक जाऊंगा कि उसके वर्गमूल तक जाइए, और उसके बाद में अगर उससे नहीं कटा तो फिर किसी से नहीं कटेगा। तो आखिरी चेकिंग हम 7 से कट रहे हैं। 7 एक अभाज्य संख्या है। अब 7 से कटने वाली कोई संख्या अभाज्य हो नहीं सकती, सारी संख्या हम हटाने जा रहे हैं। तो 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, उसके बाद 77, 84, 91, 98 कट गया। 7 का टेबल था। अब जो संख्याएं बची हैं उन्हें ब्रह्मा भी नहीं काट सकते, उनको कहते हैं प्राइम नंबर। मैं उन्हें सर्किल बनाता हूं, देखो ये बच गई, ये बच गई, ये बच गई, जो बच गई मैंने लाइन खींचना, उसको गोला बनाना, ठीक है। जो बच गई है उसको हमने सर्किल बनाना जल्दी से। हो गई भैया, जो बची थी मैंने गोला बनाया। अब गिनेंगे, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यही 25 संख्याएं हैं जिनको हमने अभी लिखा थोड़ी देर पहले। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर हम यहाँ पे लाइन खींच दें ऐसे 1 से 50 तक की लाइन, ऊपर में देखोगे तो 15 संख्याएं मिल जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 ऊपर है तो नीचे 10 ही होगा। यानी कि गणित में ये कोई सामाजिक विज्ञान नहीं है कि फलाने ने कहा था इसलिए मान लो। हाँ, प्रोफेसर खटखट के अनुसार, मैं प्रोफेसर मैकाइवर पेज के अनुसार ना डेफिनेशन लिखे थे हम लोग। अब वो कैसे क्या सोचकर डेफिनेशन लिखे थे हमसे इससे मतलब नहीं, हमें बस उनका कोटेशन देना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। गणित में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। गणित में अगर आप पाइथागोरस का नाम लो चाहे ना लो, बस उनका थ्योरम समझ में आना चाहिए आपको। जब तक आपको रीजन नहीं समझ में आएगा तब तक आपके कहने का कोई अस्तित्व तो है नहीं, मैं नहीं मानेगा। तो आपको अच्छा तभी आप क्वेश्चन हल कर पाएंगे। ये भी मजेदार बात, जब तक आपको उसकी समझ नहीं होगी तब तक आप नई समस्या को हैंडल नहीं कर पाएंगे। अच्छा बताओ, कोई बच्चा हाई स्कूल फेल तो है नहीं जो कंपटीशन तैयारी कर रहा है। हाई स्कूल फेल कैसे होगा, तो कैसे कंपटीशन तैयारी करेगा। हर बच्चा हाई स्कूल पास, और जो कंपटीशन में गणित आ रही है वो हाई स्कूल के अंदर में आ रही है, उसमें कभी नहीं कैलकुलस पूछा जा रहा, उसके बाद भी गणित में उसका नंबर 5 आ रहा। कैसे हो जा रहा भाई, कैसे हो रहा। कल्पना करो इस बात को, सोचो कि जब 10वीं तक ही गणित आ रही है और 10वीं तक वो लड़का छाप छाप सब पढ़ा हुआ, फिर गलती कहाँ से हो रही, गलती समझ में आ रही, उसकी समझ नहीं डेवलप हो पाई। पास तो हो गया, कक्षा 9 पास कर दिया, 8 पास कर दिया, पास करने में क्या है, थोड़ा सा जान जाओ पास हो जाओ, हाँ। लेकिन कंपटीशन पास करने के लिए आपकी समझ होना जरूरी है, और वही समझ के लिए हम लोग काम करते हैं कि वहाँ तक समझ पैदा करते हैं कि खाली रटो नहीं कि 1 से 100 तक 25 संख्या होती, कौन कौन है दिख भी जाए, है ना। अभी जब हम इसको मिटा दें, समझ में आ गया कि क्या करना था। इससे आपको बताएं, यहाँ पर पहली लाइन में आप देखोगे 1 से 10 तक में 4 संख्याएं मिल गई, 1 2 3 4, और आखिरी लाइन बताऊं, आखिरी लाइन में खाली एक संख्या 97।
देख लो आप, इसीलिए रेगुलर इंटरवल में ये संख्याएं होती नहीं है। अभाज्य संख्या है तो रेगुलर इंटरवल में नहीं पाएंगे, तो 2 के बाद तुरंत 3 है, लेकिन 3 के बाद फिर 5, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 नहीं, फिर सीधे 11, 11 के बाद में 13 है, और 13 के बाद सीधे 17, कभी 2 का गैप, हाँ 89 के बाद सीधे 97। तो ये है रेगुलर इंटरवल इनके अंदर नहीं पाया जाता। अभी जो टेट की परीक्षा थी जिसमें 2017 का पेपर पूछ लिया गया था सुनैना, तो उसमें आपने देखा होगा जुड़वा अभाज्य पूछ लिया। सोचो वो पूछा कि 1 से 100 तक कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं, जुड़वा अभाज्य। तो देखो एक पहले जुड़वा अभाज्य समझ जाओ क्या है जुड़वा अभाज्य। चूंकि हम लोग अभाज्य पढ़ रहे हैं तो अभाज्य के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। जुड़वा अभाज्य कहते हैं, ट्विन प्राइम कहा जाता है अंग्रेजी में, ट्विन प्राइम। अब ये क्या होता है, अभाज्य संख्या होनी चाहिए जिनके बीच में 2 का गैप, 2 के अंतर पर पाई जाने वाली अभाज्य संख्याएं, 2 के अंतर पर पाई जाने वाली अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। अब कितनी होती है, कुल 8 जोड़ी होती है, 8 जोड़ी, एकदम याद करो 1 से 100 तक 8 जोड़ी जुड़वा अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं। उनको मैं लिख रहा हूं, 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 29 31 और 41 43 और 59 61 और 71 73 हो गए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जोड़ी संख्याएं पाई जाती हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको खूब बढ़िया याद हो, लेकिन यही सवाल खाली पूछ लिया जाए तो आपको 2 मिनट से ज़्यादा खर्च हो जाएगा अगर आप पहले से नहीं जानते। और हम खूब बढ़िया से याद है आपको, एकदम गिनती फर्राटेदार मालूम, लेकिन 2 मिनट खर्च कर देंगे, इतना जान लीजिए। अल मैंने 2 मिनट आपका बचा लिया। ऐसे गणित होती है। हम ऐसे पूरे चैप्टर में, अच्छा बताओ जो लोग भाई सिपाही के एग्जाम दिए होंगे, ऐसा कोई सवाल मिला जो हमने कभी चर्चा ना करी हो? असंभव घटना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सवाल आया हो हम यहाँ पढ़ाए ना हो, असंभव बात। सोचो हमें कैसे पता कि एग्जाम में क्या आएगा? 100% मालूम, 99 नहीं। जीएस वाले भाई लोग कहते मेरा पढ़ाया हुआ इतना परसेंट आया, 70% मेरी को नोट्स में से आया, कोई कहता 50% आया, कोई कहता 90% आया। हम क्या करें, हमारा तो 100% नीचे कभी जा ही नहीं रहा किसी परीक्षा में नहीं जा रहा। मैं बता रहा हूँ कि आप खाली विश्वास करके हमारे साथ बने रहिए, और एग्ज़ाम में जब कुछ आएगा इसी बोर्ड पर लिखा हुआ आइटम ही आएगा, बस चाहे जो एग्ज़ाम दीजिए। उसका कारण क्या है ना, उसका कारण है मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं। काहे को छोड़ूंगा, डायरेक्ट आ गया नहीं, वो सवाल याद करो, वो सवाल याद करो परसेंटेज का, जिसमें था कि अच्छा हमने तो चारों पेपर हल किया। हाँ 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता। सीधे 50% लोगों ने मार दिया। सीधे सीधे क्वेश्चन था भाई, ऐसे कई सारे क्वेश्चन। हम तो चारों पेपर हल करके देखे तो हमें लगा कि देखो जो लड़के जिनको याद होगा वो जाके सीधे मार देंगे। अच्छा सोचो एक आदमी लगाएगा 15 सेकंड तो लेगा, 20 सेकंड, कितना फास्ट करेगा, लेकिन मेरा लड़का तो तुरंत 1 सेकंड में मार के आगे बढ़ जाएगा। हाँ 41/7 कुछ ऐसा, हमको याद नहीं, गिनती नहीं याद है, लेकिन आया यही था। आप सही बता रही हैं भैया। जुड़वा अभाज्य हो गया, जुड़वा अभाज्य हो गया। एक और कौन सा जुड़वा और अभाज्य के बारे में क्या जानकारी है? यही इतनी जानकारी है, इतनी जानकारी अगर अभाज्य के बारे में है। हाँ एक चीज मैं बताना चाह रहा था, हाँ मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो हमसे कोई संख्या मन में सोचो, जैसे 133 मेरे दिमाग में आया था, 133 मैंने लिखा। अब कोई पूछ रहा बताओ ये भाज्य है कि अभाज्य, तो हम क्या करें, कहाँ तक चेक करें? पहले 2 से काटे नहीं कटा, 3 से काटे नहीं कटा, 4 से काटे नहीं कटा, 5 से काटे नहीं कटा, कब तक जाए, कब तक जाए? अगर रात हो जाएगी फिर देखते देखते, तो आप 133 के वर्गमूल के पास जाइए पहले, लगभग वर्गमूल कहाँ है। तो आप देखो 11 ग्रह में 121 और 12 ग्रह में 144, 1 से लेकर 11 तक जितनी अभाज्य संख्या है उनसे जांच कर लो। 1 से लेकर 11 तक कितनी अभाज्य संख्याएं मिल गई? 2 3 5 7 11।
अगर इन संख्याओं से ये नहीं कटा, उसके बाद फिर कोई काटने वाला पैदा नहीं हुआ। अब सोचो इसको जांच करना कितना आसान है। अभी थोड़ी देर बाद हम डिविजिबिलिटी पढ़ा देंगे आपको। इन संख्याओं की डिविजिबिलिटी आपके जबान पर तैरेगी। अब इसे देखते जान जाओगे, 2 से नहीं कट रहा, 3 3 6 1 7, 3 से नहीं कट रहा, अंतिम में 5 नहीं है, 5 से नहीं कट रहा। बोलो 7 तक 7 6 7 में 63 कट गया, कट गया। बोलो इसका मतलब ये भाज्य है। अगर 7 से भी नहीं कटता ना, और 11 तो कटना ही नहीं था, तो तब भाजी गिन जाता। आप समझ गए नहीं? मतलब ये कहानी है 7 की डिविजिबिलिटी। यानी कुल मिला के अगर आपको डिविजिबिलिटी याद है तो कितने जल्दी हम जान गए कि यह संख्या भाज्य है। हाँ, कितनी भी डिजिट हो, आप इतनी बड़ी संख्या इसीलिए नहीं पूछा जाता। मेरी बात समझो कि मैं ये बार बार कहता हूँ कि जो बंदा गणित का पेपर बनाता है उसे गणित जरूर आती होगी, आती होगी कि नहीं? और अगर आती होगी तो वो कोई नया तरीका तो ला नहीं सकता, वही ला सकता जो हमको पता, उससे ज़्यादा तरीका है नहीं उसके पास। तो अगर 6 अंक की संख्या हो जाएगी तो उसका वर्गमूल जो होगा वो 3 अंक का होगा। बोलो 6 अंक की संख्या है, उसका वर्गमूल कितने अंक का होगा? 3 अंक का होगा। और 3 अंक का वर्गमूल 999 तक हो सकता है। 1 से लेकर 999, जब 1 से लेकर 100 के बीच 25 संख्याएं भाज्य हो सकती हैं, तो 1 से लेकर 999 तक कितनी भाज्य संख्या हो सकती है? उतनी जांच कौन कर ले जाएगा? इसीलिए कभी पूछा नहीं जाता, कोई नहीं, कभी नहीं पूछा जाता, पूछा ही नहीं जाएगा। आप इसकी तनाव ना लीजिए। सिद्ध करना पड़ेगा, मैं बताऊं आपको, क्योंकि इसमें सीधे जीवन से संबंधित बात होती है। यानी एक आदमी का एक नंबर से जीवन इस पार या उस पार हो सकता, तो सीधे कोर्ट चला जाता हो। कहता श्रीमान जो टीचर बनाए उनको पेश किया जाए और 30 सेकंड में वो लगा के दिखाएं। 30 सेकंड का सवाल होता है, कोई भी सवाल 30 सेकंड का औसत बनाया जाता है। मान लो एक सवाल 40 सेकंड का बना दिया गया तो दूसरा सवाल 20 सेकंड का बनाया जाता, एवरेज मेंटेन करने के लिए। हाँ, नहीं नहीं, बात बताऊं आपको। अच्छा बताओ, उसमें छोटे सवाल भी तो पूछे गए थे, तब बैलेंस नहीं हो जाएगा? मैं समझो बात को। ये क्या यह निम्नलिखित में से कौन अभाज्य है या निम्नलिखित में से कौन भाज्य है, ऐसे करके सवाल बना दिया, तो आप जल्दी से यह जान पाएंगे। अब आपने ये देखे जुड़वां अभाज्य। अब आता है एक चीज सह अभाज्य। क्या है सह अभाज्य? इसको कहा जाता को प्राइम। को प्राइम क्या होता? को प्राइम का मतलब हुआ ऐसी संख्याओं का समूह जिनका महत्तम 1 हो। बस ऐसी संख्याओं का समूह, ऐसी संख्याओं का समूह या समुच्चय, समूह जिसका महत्तम 1 हो, महत्तम 1 हो, SCF1। अब बताओ SCF1 होने का क्या मतलब हुआ? कि किसी कटेगा ही नहीं। जैसे दिखाता हूं, जैसे मान लो हमने एक पेयर लिया, हमने लिया 5 और 8। अब कोई ऐसी संख्या नहीं जो 5 और 8 दोनों काट दे। आप कहेंगे भैया ये तो प्राइम नंबर आपने लिया, वैसे भी नहीं कटने वाला था, तो कैसे कटेगा? लो हम प्राइम नहीं ले रहे हैं, हमने लिया 16 25। अब बताओ 16 अपने आप में खूब बढ़िया कटने वाली गिनती, 25 भी खूब बढ़िया कटने वाली गिनती, लेकिन ये दोनों साथ में आ गए। कोई ऐसी संख्या नहीं जो 16 को भी काट पाए, 25 को भी काट पाए। तो इनका महत्तम सदैव 1 आएगा, हमेशा। सभाज्य संख्या है तो उसका महत्तम 1 ही आएगा। और एक बात और, अगर महत्तम 1 आया तो इनका लघुत्तम फिर क्या होगा? इनका गुणनफल ही इनका लघुत्तम होता। क्योंकि आप याद करो, लघुत्तम महत्तम जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक ही फार्मूला है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणा महत्तम। तो जब आप महत्तम 1 कर दिए तो लघुत्तम फिर क्या आएगा? गुणनफल, इनका गुणनफल ही आएगा, क्योंकि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या ही होना चाहिए। आप हमको बताइए, ये नियम तो याद होगा आपको, अभी आएगा तो हम बताएंगे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लघुत्तम, बोलो, गुणा महत्तम। ये आप जानते हैं कि नहीं जानते? अब इसका महत्तम सदैव 1 होता है, तो अगर इस जगह पे हम महत्तम हटा के 1 लिख देंगे तो लघुत्तम एकम लघुत्तम हुआ। तो बताओ लघुत्तम फिर क्या हुआ? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लघुत्तम हुआ कि नहीं हुआ? दोनों का गुणनफल इनका लघुत्तम हो गया। जैसे मैं कहना चाहता हूं कि मान लो आपको 1/5 + 1/8 करने के लिए आ जाए किसी सवाल में, तो आपको 5 8 का लघुत्तम लेना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, अगर 1/4 और प्लस 1/6 ले लिया जाए तब आपको यहां भी लघुत्तम लेना पड़ेगा। अब 4 6 का लघुत्तम निकालोगे 12 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा?
आपको 12 लगाना पड़ेगा, यानी 4 और 6 ऐसे करके काटना पड़ेगा। मैं छोटी संख्या उदाहरण लिया हूँ, आप बड़ी ले लो, करना पड़ेगा तभी आ पाएगा। लेकिन यहाँ आपको रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं, क्योंकि लघुत्तम कुछ भी निकालो आएगा 40 है। 5 गुणा 8 सीधे 40 लिखोगे, आपका टाइम बच गया। आप इस प्रक्रिया में नहीं गए, आपको पता है कि को प्राइम है तो को प्राइम में उनका गुणनफल ही लघुत्तम होता है, तो उस प्रक्रिया में जाने से बच गए। तो प्रक्रिया में जाने से बच गए तो हमारा 5-10 सेकंड बचा कि नहीं भैया? 1-1 सेकंड का मतलब होता आप जान ही रहे हो। मैंने टिक लगाने को लेकर के, मतलब लास्ट टाइम आप टिक लगाने को वाले कोशिश करते हो कि सी लाओ टिक करें, तब तक खत्म, सबमिट हो गया। होता कि नहीं होता? कई बच्चे ऐसा होते कि लास्ट टाइम इसे सोचे कि यार ये तो पता चल गया, लाओ इसको टिक मार दे, जैसे टिक मारने गए तब तक सबमिट। 1 सेकंड का मामला, सबमिट हो जा रहा। उसमें यहाँ पर कापी छीन लेते, ऑफलाइन छीन लेते। अरे वो बिल्कुल तनाव नहीं लेते, देखो फट जाएगा बेटा, दे दो। हाँ और क्या, वो ले लेते। तो बताओ, जहाँ 1-1 सेकंड का मामला है, तहाँ आपका 10 सेकंड बच गया, तो एक सवाल और पढ़ लेंगे। यानी जब आप कंपटीशन तैयारी करते हो, हम एक चीज़ उदाहरण देते हैं आपको, फिजिक्स पढ़े हो तो पलायन वेग उसमें पढ़ाया गया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। धरती से कोई चीज़ अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं आप, तो उसकी रफ्तार ये होनी चाहिए। अगर इससे कम रफ्तार हुई तो ये ऊपर नहीं जा पाएगी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से खींच लेगा नीचे। बात क्लियर, सबको पता हो गया? अब बताओ, आप पूरी मेहनत करो, खूब मेहनत करो, दिन रात करो, और आप खाली 11 किलोमीटर पर सेकंड का मेहनत करो, जिंदगी भर नहीं ऊपर जाओगे, गारंटी मैं लेता हूं। कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? जब रूल है यार 11.2 करोगे तभी जा पाओगे। तुम 11.3 क्यों नहीं करते? 11.5 क्यों नहीं करते? आप हमको बताइए। जब मेहनत कर ही रहे हो, जब आपको ये सोच लिया कि आप कंपटीशन तैयारी करके हम एक नौकरी लेकर रहेंगे, आपने सोचा, तो भैया नाचे तो घूंघट क्या, कहावत है कि जब आपने सोच लिया कि नाचेंगे तो घूंघट भी उतार दो आप, और ठीक से नाच ही लो, कम से कम उसी में कुछ बन जाए। मैं ये कह रहा हूँ, तैयारी अगर आप कर ही रहे हो तो ये 11 पर काहे रुके हुए हो? 8 पर, कोई लड़का तो 7 पर रुका हुआ, कह रहा हम तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हो यार? 7 पर क्यों तैयारी कर रहे हो? जिंदगी भर नहीं होना, लाओ मैं कागज पर लिख के दे देता हूँ। जब तक 11.2 होगा नहीं तब तक ऊपर जाओगे ही नहीं। सबको पता है, किसको नहीं पता यह बात? लेकिन नहीं, लड़का को पता हम तैयारी कर रहे हैं। नहीं भैया, ऐसे तैयारी ना करो, कोई फायदा नहीं। देखो आज का समय बहुत बदल चुका है। अब आप देखोगे, मेरा अंदाजा ये है कि आज के 25 साल बाद, यानी 25-30 मान लेता हूँ, 25 से 30 साल, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तैयारी करने लायक, तब की कहानी बता रहा हूँ। आपके 2-4 साल में शादी हो जाएगा, उसके बाद बच्चे हो जाएंगे, तो लड़का 20 साल का हो जाएगा 25 साल बाद। कल्पना कर रहा हूँ, लिख लो कागज पर, वो लड़का तैयारी नहीं करेगा, नहीं करेगा। आप तब तक सरकारी नौकरियों का भूत उतर चुका होगा सबके पास। ये सरकारी नौकरी भूत ये खाली 100-150 साल का था। हमारे दादाजी ने कभी नहीं कोशिश किया नौकरी करने की, ना तो हमारे पिताजी ने कोशिश किया, आपके दादाजी ने भी नहीं कोशिश किया होगा। था, उपलब्ध था, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, नहीं पढ़े लिखे थे तो, लेकिन वो कहीं चपरासी बनने के लिए तो थे ही। कहीं चले जाते, साहब हमको कहीं रख लो, तो रख लेते थे। वहाँ कौन सा कंपटीशन होता था? पहले छोड़ देता था। हमारे मामा सिपाही भर्ती हुए, बताओ, उनको दौड़ा के पकड़ा गया था। प्रधान लोग बताए कि इनका लड़का लंबा है, बस एक क्वालिटी होनी चाहिए। पढ़ा ना रहे तब भी पढ़ा लेंगे। 7वीं तक पढ़े थे, जिंदगी भर सिपाही बनकर रिटायर हुए। वो बाद में यही कहते थे, भैने, हमको भैने बोलते थे, भैने अगर 10वीं पास हुए होते हम, तो हमें दरोगा पोस्ट से रिटायर होते, तो हमें और पेंशन मिलती। हाँ, उस जमाने में पेंशन का रूल था। अच्छा, तो 10वीं बेचारे नहीं पास कर पाए और जिंदगी भर सिपाही। और जो बड़े बड़े वीआईपी के उसमें रहे, लंबाई इनकी बहुत बढ़िया थी, तो वीआईपी को सुरक्षा गार्ड में रहे ये। हाँ, एक एक लोगों का नाम बताते हैं जिनको हम लोग अखबारों में पढ़ते, उनके साथ चलते थे गन लेकर के। हाँ, लेकिन पढ़े लिखे अच्छा नहीं, कक्षा 7 पास। और ये कहे बहने, पढ़ाई बहुत जरूरी था, अगर मैं 10वीं पास कर लिया होता, और उसमें पढ़ने कोई रूल नहीं था, नहीं पढ़े, वो तो कूद के भागे थे, दौड़ा के पकड़ा था उनको, चल सिपाही बनाऊंगा। उस दिन खाना नहीं बना था नानी के यहाँ, नानी कहीं ना, अब तो लड़का हमारे ले गए, एक दौर ये था, सोचो आप। और आज नौकरी के लिए बच्चा ट्रेन पर कैसे जा रहा, आप देखियो, जरा सा झटका लग जाए 10 बच्चे गिर जाएंगे। सोचो,
सोचो आप, तो आज वही नौकरी के लिए ये दशा हो रही। आखिर ऐसा क्या बिगड़ गया बताओ? देश हमारा वही है, मिट्टी भी वही है, आखिर ये 100 साल के भीतर ऐसा क्या हो गया? ऐसा कुछ तो हुआ होगा ना? हुआ। इसके पीछे पहले तो अंग्रेजों की देन है, सबसे पहला अंग्रेजों की देन, और उसके बाद की सरकारों के भी बड़ी योगदान इसमें रहा कि लोग नौकरी के लिए जान देने को उतारू। सच बता रहा हूँ, आप चले जाओ, गुजरात चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, कर्नाटका चले जाओ, आपको वहाँ के जो लोकल आदमी है वो नौकरी करते हुए नहीं मिलेंगे। दिल्ली चले जाओ, मैं दिल्ली रहा हूँ 3 साल तक वहाँ पर, दिल्ली के जो असली बासिंदे हैं वो कोई नौकरी नहीं करते। उनके स्कूलों में चले जाओ, सारे टीचर यूपी बिहार के। जी हाँ, कोचिंग में चले जाओ, सारे टीचर यूपी बिहार के, जितनी सारी कोचिंगें चल रही। दिल्ली का कौन आदमी तैयारी कर रहा? अरे सिंधी है महाराज, करोड़ों का मालिक है वो, सिंधी मरवाड़ी। और दिल्ली में कौन है? ये लोग आके बड़ा बड़ा बिजनेस फैलाए हुए। आप जो है 20,000 50,000 की नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो 1 लाख 10 लाख को नौकरों को बांटते हैं। इतने नौकर उनके पास है, काहे की नौकरी करेंगे? वो नौकरी करने के लिए प्रयास नहीं करते। काहे के लगी है? वो तो हैरान हो जाता, ये यूपी बिहार वालों को क्या हो गया यार, काहे इनको नौकरी चाहिए? क्योंकि बताऊं मैं, हम लोग का जो है बिजनेस आइडिया खत्म कर दिया गया। बिजनेस आइडिया खत्म कर दिया। एक तो उद्योग धंधे हमारे बंद करा दिए, कुटीर उद्योग जो हमारे हुआ करते थे सब बंद करा दिए। अब हम लोग एकदम असहाय हो गए, जड़ से काट दिया गया। नहीं तो बताऊं, नौकरी इन लोगों को चिरौरी करनी पड़ती आकर कि भैया एक आदमी चाहिए था हमको। हाँ, इजराइल की देख लो दशा क्या हो रही है, इजराइल की खुद दशा देख लो। कोई अपना लड़का काम में नहीं भेजना चाह रहा, इतना खुद अमीर है यार, वो इतने बढ़िया बढ़िया चीजें वो बना रहा है, बेच रहा है, इंटरनेशनल व्यापार कर रहा है, नौकरी करने जाएगा? मजबूरी है। हम लोग को बताने दिमागी रूप से कुंद कर दिया। 25 साल आप नोट करिए, 25 साल बाद यानी अगली पीढ़ी जो आ रही है नौकरी नहीं खोजेगी, नौकरी उनको खोजते हुए आएगी। वो उठे बैठे रहेंगे, नहीं यार कितना दोगे भैया तुम? 50,000? नहीं यार 50,000 तो हम बांट रहे यार, 50,000 तो ना जाए, ऐसे होगा। ये आखिरी पीढ़ी है जो आप लोग पढ़ रहे हैं, सच बता रहे हैं। आ रहा है समय, बहुत तेजी से आ रहा है। आप कल्पना करो इस समय क्या हो रहा है, लोग अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं नहीं। आप एक तो दिव्यकीर्ति का वो वीडियो देखिएगा, उनका ये कहना था, दिव्यकीर्ति को उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि ऐसा मत सोचो, चूंकि हमारे पास उतने स्टूडेंट नहीं दिख रहे, तो आप ये मत सोचो कि हम कम छोटे वाले टीचर हैं, पिछले 22 साल से पढ़ा रहे हैं। उनके उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि आप उनका वीडियो कभी कभी देख ही लोगे। जो वो कह रहे हैं कि अच्छा सोचो आप कि आप एक नौकरी की तैयारी करते हो, 1 साल 2 साल 3 साल खूब संघर्ष करके एक नौकरी पा ही गए, तो आप नौकरी करते करते बुजुर्ग हो जाओगे। फिर आपका जो बेटा होगा ना, उसको भी नौकरी करने का उतना ही संघर्ष करना पड़ेगा जितना आप की हो, और कोई गारंटी नहीं कि पा ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं कि पा ही जाएगा। यानी आप अपने पीछे कोई विरासत नहीं छोड़ पाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा दोगे, बस इससे ज़्यादा क्या कर पाओगे? लड़का पाएगा नौकरी नहीं पाएगा, क्या गारंटी? अगर आप एक छोटी दुकान शुरू करो 5 साल 5,000 रुपया लगा के, समोसा टिकिया कुछ बेचो, आप ठेला लगा के, आप अपनी ज़िंदगी भर मेहनत करोगे ना, तो वो 5-10 हज़ार की व्यापार होगा, धीरे धीरे वो 50 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा आपकी पूरी लाइफ के दौरान, हो जाएगा नहीं? और जब आपका बेटा हो तो 50 लाख की गद्दी पर बैठेगा। बोलो, वो 50 लाख से शुरू करेगा अपना कहानी। बहुत बड़ी सोच है। आप बताओ, आपका बेटा भी उतने संघर्ष करेगा जितना आप कर रहे हो इस समय। और अगर आप कोई व्यापार किए होते ना, तो जब आप मरते 60 70 80 साल में, 80 साल में अपने व्यापार को आप 60 लाख पर ले जाते, वहीं खड़ा कर देते, और 60 लाख पर मरते तो बेटा 60 लाख पर बैठता, वो जाके 6 करोड़ पर जाकर रोकता उसको, और तब उसका बेटा जब होता तो 6 करोड़ के आगे बढ़ता और वो यूनिकॉर्न बन जाता कि नहीं बन जाता? कल्पना करो आप। लेकिन नहीं, हमको तो नौकरी चाहिए, और नौकरी चाहिए तो 11.2 पहुंच भी नहीं रहे। चाहिए तो ले लो, बुरा बात तो नहीं कह रहा हूँ, चाहिए तो ले लो। देखो आज हमारे पास बिजनेस को ना तो उतना पूंजी है, ना तो उतना माहौल है, लेकिन मैं कल्पना करता हूँ 25 साल में देश की दशा क्या होने वाली। रॉकेट को जब भेजा जाता है हाँ, तो पहले स्टेज में वो 95% ईंधन खा जाता है, भाई ज़्यादा 5% ही जाता है भैया, लोड बहुत होता है। तो रॉकेट कहानी सुनाऊंगा एक दिन, मैं साइंस भी मेरा बहुत बढ़िया है कि 4 लेयर खाली इंजन वही होता है, जो ईंधन होता है इतना भारी होता है वो, तो इतना बड़ा ईंधन नहीं तो उड़ेगा कैसे? तो उसको खाली उठाने के लिए उतना बड़ा वर्कलोड होता है, तो वो जैसे गिरता है नीचे तो हल्का भी हो जाता है। और क्या, थ्रस्ट से तो बढ़ेगा वहाँ, वो तो थ्रस्ट वाला सिस्टम में चल रहा है, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार। न्यूटन जो भी जाता है यहाँ से, वो न्यूटन का तीसरा नियम ही फॉलो कर सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं। अब कोई सड़क होती ना, सड़क पर तो चाहे जो इंजन बना दो, हवा में कौन इंजन बना देंगे आप? तो जितना नीचे हवा फेंक पाएंगे
उतना ऊपर जाएंगे। हाँ 16 और 25 में महत्तम एक कैसे होगा? जी बताएं। आओ काटे 16 और 25 का महत्तम निकालते हैं। महत्तम निकालना आप जानते हैं? ओके, भाग विधि निकालो। 16 एक 16, कितना बचा? 9। अब इस 9 से किस में भाग देंगे? 16 में। 9 एक 9, क्या बचा? 7। अब इस 7 से भाग देंगे 9 में, 7 एक 7, 2 बचा। अब 2 से भाग देंगे 7 में, 2 एक 2 3 6, बोलो 1 बचा। अब इस 1 से भाग देंगे किस में? 2 में, 1 2 ना। बताओ महत्तम कितना आया? क्लियर? अब कैसे हम जान गए? पहले क्योंकि कोप्राइम था, कोई ऐसी संख्या नहीं मिली जो इन दोनों काट पा रहे, इसलिए हमने महत्तम एक बना। ठीक है, एकदम बढ़िया क्लास क्वेश्चन पूछे, मजा आएगा ना। आओ आगे बढ़ते हैं। तो शाहबाज हम लोगों ने देख लिया। अब आता है भैया, मिटा दें, इस चैप्टर का हीरो मिल रहा। इस चैप्टर का हीरो कौन है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को मैं हीरो मानता हूं। कारण क्या है, आप अगर पीछे से एग्जाम कभी देंगे तो हर दूसरे साल एक सवाल यह बना हुआ है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय है या निम्नलिखित में से कौन परिमेय नहीं है। हर दूसरे साल यह सवाल आया हुआ कि परिमेय इतनी बड़ी चीज है कि उसे पूछा ही जाता सवाल। तो देख लीजिए परिमेय क्या है। इसको अंग्रेजी में रेशनल कहते हैं। रेशनल नंबर क्या होता? किताब में देखेंगे तो एक लाइन की डेफिनेशन मिलेगी, ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए। बस बस और कुछ नहीं लिखा है। ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता। एक तो शर्त भी है, हाँ एक शर्त भी है कि जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो ये ह्यूमन जो साइकोलॉजी है वो ये है कि अगर हम आपसे कह दें, जैसे हमसे कोई कह दे कि यहां से वहां तक जाओ और इधर मत देखना, कोई कह दे हमसे कि भैया यहां से वहां तक की यात्रा करिए, दाहिनी तरफ देखना मत, अगर कह दिया तो हमारा पूरा दिमाग दाहिनी तरफ रहेगा। काहे मना कियो, काहे कुछ बात जरूर होगी। यानी अगर किसी तरफ ध्यान दिलवाना हो तो मना करके देख लो आप, वो अपने आप ध्यान देगा। देखा? अच्छा हमारी सोसाइटी देख लो, आज जिन जिन बातों के लिए मना किया गया वही वही बात आज बिंदास चल रहा है कि नहीं चल रहा? आप बताइए। आप मोबाइल इंटरनेट चलाइए और देखिए कि हमारे बुजुर्गों ने जिन जिन बातों के लिए प्रोहिबिशन लगाया, प्रतिबंध, वो प्रतिबंध देखो आज इंटरनेट पर कैसे खुल के आ रहा कि नहीं आ रहा। ना प्रतिबंध लगाए होते तो शायद ब्रिटेन में जाओ तो वहाँ ऐसा ना चल रहा होगा। सच बता रहा हूँ। अगर ब्रिटेन, अब हम लोग को तो दिखता नहीं है कि ब्रिटेन में लोग क्या दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम पर, लेकिन हमारे भारत में क्या दिखा रहे हैं ये तो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ रोका गया वो दिखा रहे। वहाँ नहीं रोका गया, वहाँ कोई नहीं दिखा रहा और ना कोई देखने वाला, वहाँ किसी को पसंद नहीं है सब बात। वहाँ चले जाओ, बीच पर चले जाओ, टहल के देख लो, कौन देख रहा? अब वहाँ देखो ऐसे पड़े हैं धूप में, सामने वाला कैसे पड़ा किसी का ध्यान ही नहीं ध्यान, क्योंकि वहाँ कोई रोका ही नहीं। यहाँ रोका तो यहाँ देख प्रतिबंध, क्या कहानी। तो यहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 जैसे कहा तैसे क्वेश्चन आ गया, काहे क्यू शून्य नहीं होना चाहिए, क्यू शून्य हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, है ना। देखा, कोई संख्या p बटा क्यू में हो और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 तो तुरंत क्वेश्चन आता काहे, क्यू को 0 क्यों नहीं होना चाहिए। अगर मान लो हम ऐसे लिख दे 5 बटा 0 तो इसका क्या मतलब हुआ? इन्फानाइट। अच्छा बताओ 8 बटा 0 कर दे तब भी इन्फानाइट, और 12 बटा 0 करें तब भी इन्फानाइट। अच्छा बताओ अगर हम कहें 15 बटा 3 कितना होगा? आप कहोगे 5 होगा। अब देखो गलती होने जा रही है, रुको बात, रुको पहले बात तो सुनो। 3 पचे 15 डायरेक्ट हो रहा है कि नहीं? 3 पचे करो तो 15 बनता, इनका गुणनफल 15 होगा, तो क्या इनका गुणनफल 15 होगा? अब या तो ये गलत है या तो ये गलत है, हम क्या करें? आपने जो कहा मैंने लिख दिया। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि अगर आपने इन्फिनाइट बोला है तो क्या इस बात के लिए आप जिम्मेदारी लेंगे कि 0 गुणा इन्फिनाइट करने 12 आ जाएगा, 0 गुणा इन्फिनाइट करने 8 आ जाएगा? अगर नहीं आएगा तो या तो गलत आप बोल रहे हैं, नहीं ये तो आ रहा है, 3 पचे 15 तो हो रहा। अगर ये सही हो जाए, मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप 0 गुणा इन्फिनाइट बराबर 12 प्रूव कर दें तो बताऊं आज की डेट में गणित खत्म हो जाएगी। आज आप में से कोई पहली बार आया है, आप पहली बार आए, आज ये गणित खत्म। कैसे?
हमसे पूछ लो कोई सवाल। हमारी किताब में पेज नंबर 77 पर 29वां नंबर सवाल का उत्तर बताओ। हमको सवाल ना बताओ, हम उत्तर डायरेक्ट बताने जा रहे हैं। उसका उत्तर होगा 0 गुणा इन्फिनाइट। चेक कर लो, जाओ चेक करो। आप चेक करोगे, अरे इसमें तो उत्तर 25 आया। अरे तो मैं प्रूव कर रहा हूं 25/0 बराबर इन्फिनाइट होता है, इसलिए 0 गुणा इन्फिनाइट बराबर 25 होता है। अरे सुप्रीम कोर्ट में लड़ लेंगे यार, जीत जाएंगे मुकदमा। इतना आसान तो नहीं था गणित, बोलो हाँ, नहीं था। दरअसल ये आज की समस्या है ही नहीं, ये मामला था रामानुजन के समय। सोचो रामानुजन कब की बात बता रहा हूँ, कभी कोई इंसान सोचा भी नहीं इस तरह से, खाली रामानुजन सोच पाए पहली बार। वो ये सोचे, उनके एक दिन शिक्षक ने कहा, देखो हाल क्या कहा, कक्षा 2 में पढ़ रहे थे, रामानुजन की बात कर रहा हूँ, कक्षा 2 में पढ़ रहे थे। उनके शिक्षक ने कहा 6 केला को 6 बच्चों में बांटना, तो प्रत्येक बच्चे को कितना केला मिलेगा। अब छोटे बच्चे अपना उंगली से, छोटी छोटी उंगलियों से दिमाग लगा रहे, एक केला उसको दे देंगे, एक केला उसको। ये चना खाते रहते थे, गरीबी थी, बहुत खाने वाने मिल जाता नहीं था, तो कहीं चना उना पा जाते थे, तो वही भिगो करके इनकी माता जी दे देती, चना खा रहे थे। अब चना खाते समय बड़ा दिमाग काम कर रहा था इनका। कहे अच्छा गुरुजी ये बताएं, अगर कोई केला ना हो और कोई बच्चा ना हो, तब प्रत्येक बच्चे को कितना केला मिल जाएगा। कोई केला ना हो और कोई बच्चा भी नहीं, इधर आओ, इधर आओ, दूध पड़ाका। भाई हम लोग जमाने में बहुत मारपीट चलती थी। हम आप टीचर तो गुरु कुम्हार शिष्कुंभ है, कबीरदास ने जो मार खिलवाया सबको, हम लोग को मतलब कोई दिन नहीं बचा जिस दिन पीटे न गए। जहाँ लोग कक्षा 8 अरे 12 तक मारा भाई हमको। यही देखो छोटा सा कुछ लिखा होगा, यहाँ देखो कुछ बना हुआ है, देख नहीं पा रहे। यहाँ ऐसे ही सफ़ेद सफ़ेद रंग का टेलर जो है, उसमें टेलर लिखता था, तो टेलर यही सुभाष टेलर लिखा था। हमारे यहाँ ऐसे सुभाष टेलर करके इतना छोटा सा चिप्पी लगाया था। हम बैठे थे, नया नया शर्ट, इधर आओ, और झुकाया मुंडी, जो घमा घम पीठ पर दिए पड़ा। इंटर की बात कर रहा हूँ। हम पूछे, हम नहीं समझ पा रहे मार का आया। जब मार खा लिए तो हम पूछे हमारी गलती क्या है। कहे हीरो बनते क्या लगाए हो। अरे हम कहे महाराज हमारी कोई गलती नहीं। टेलर लगा दिया, सुभाष टेलर नाम देखो पीछे भी लिखा है, यहाँ 2 जगह लगाया था, एक पीछे भी लगाया था, तो यहाँ भी लगाया था। ले कोई गलती नहीं, मास्टर ने मार दिया। तो मतलब टीचर इस तरह मारा करते थे। तो अब इतनी बड़ी गलती तो मरवे किए। फिर रोए कुछ देर, वो क्या नाम उनका, तो रामानुजन फिर खड़े हुए, कहे सर मेरा मतलब वो था ही नहीं, मैं ये कह रहा था आपने कहा 6 केला को 6 बच्चों बांटा जाए तो एक एक केला मिलेगा। अगर सर 15 केला होता, 15 बच्चे होते तब भी तो एक मिलता, 25 केला होता, 25 बच्चे होते तब भी एक मिलता। अर्थात कोई संख्या बटे वही संख्या एक होती है। यहां तक कि x बटा x बराबर भी एक ही होता है। अगर आप -5 बटा -5 करो तब भी एक ही होता है। यानी कोई भी संख्या बटा वही संख्या करो तो एक होती है। तो श्रीमान बताओ क्या 0 बटा 0 बराबर भी एक हो जाएगा? अगर होगा तो कैसे, और नहीं होगा तो क्यों नहीं? आखिर बताओ, 0 केला है और 0 बच्चा, तो 0 बटा 0 बराबर एक क्यों नहीं? संख्या रेखा में आपने क्या गिनाया, माइनस के लिया 7, 0 से 7 प्लस तक सारी संख्याएं देख लिया, और पूरे संख्या रेखा पर खाली 0 को छोड़ दिया जाए तो सारी संख्याएं एक खास रूल को फॉलो कर रही हैं। कोई संख्या ले लो, चाहे नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो, कोई भी संख्या ले लो, और बटे वही संख्या लिख दो, एक आ रहा। तो आखिर 0 बटा 0 बराबर एक कैसे नहीं आ रहा? और अगर एक आ रहा तो कैसे आएगा, जब केला ही नहीं तो कहाँ से मिल जाएगा? और अगर नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा? क्या 0 संख्या रेखा क्या इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा? अगर 0 संख्या का इस रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा है तो 0 संख्या रेखा पर क्या कर रहा है? हटाओ, या तो हटा दो 0 वहां से, या हम कैसे कहें? अभी अभी आपने बताया कि बीचों बीच में 0 था, एक तरफ पॉजिटिव था एक तरफ नेगेटिव था, और सारी की सारी संख्याएं खास रूल फॉलो कर रही हैं कि कोई संख्या बटे वही संख्या एक आ रहा, फिर 0 क्यों नहीं कर रहा? अब या तो 0 हटाओ। भैया 0 हटाने की क्षमता नहीं थी मास्टर के पास, हटा भी नहीं सकते। कौन रखा था? आर्यभट्ट। कौन हटा पाएगा? जिंदगी में नहीं हटा पाएगा। 0 तो जहाँ है वही रहेगा। ये एक व्यवहारिक, ये तो पुरानी बात बता रहा हूँ, एक व्यवहारिक बात बता रहा हूँ आपको, ताज़ी घटना, मैं 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, और 10 साल हो गया होगा। एक तो जिंदल नाम का आदमी था, पूरा नवीन जिंदल के क्या नाम था, उसने एक मुकदमा दायर किया वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में।
कहा कि जब देश आज़ाद हो गया तो भारत के हर नागरिक को झंडा फहराने का पूरा मौका मिलना चाहिए। हमको गर्व होना चाहिए हमारे झंडे पर। तो झंडा हर सब जगह होना चाहिए। अच्छा, पहले ज़माने में क्या था, हम लोग बचपन में खाली सरकारी इमारत पर झंडा लगता था बस, कोई आम आदमी झंडा नहीं लगा सकता था, कोई रोक थी सबके ऊपर। अच्छा, कोर्ट ने सुना उसकी बात को, कोर्ट ने निर्णय दिया कि हम आपकी भावनाओं का कद्र करते हैं। अगर कोई इंसान झंडे की मर्यादा पालन कर पाए तो उसे झंडा फहराने की पूरी इजाज़त है पूरे देश में। झंडे की मर्यादा क्या है, सूर्योदय के समय आप लगा दीजिए और सूर्यास्त के समय उसको निकाल लीजिए, एक नियम। और हरा पट्टी नीचे रहेगा और केसरिया सबसे ऊपर रहेगा, ये रूल है। उल्टा लगा दोगे तो केस हो जाएगा, समझ लो आप, उल्टा लगा के देख लो केस हो जाएगा। मर्यादा नहीं है ये। अब झंडा इसे ऐसे है कि नीचे हरी पट्टी होना चाहिए, बीच में सफ़ेद पट्टी होना चाहिए, ऊपर केसरिया होना चाहिए। अगर कहीं आपने उल्टा लगा दिया तो कि छेद होता, कहीं भी आप झंडे में देख लो, यहाँ देखो हमेशा नीचे आपका हरी पट्टी मिलेगा। हाँ, गलती हो गई थी, मैं क्या किया था, भाग के आया मैं, जो है कोई हमको फ़ोन भी किया था, हम ध्यान ही नहीं दिए। इधर ध्यान, लड़के ज़्यादा थे, बहुत लड़के थे, हम फहराते, दोनों तरफ छेद होता है इसमें, ये जो होता है ना छेद होता, घुसाओ उसमें डंडे में खड़ा कर दो। यही मैंने किया, अब ध्यान ही नहीं था। कोई देख लिया ध्यान से, वो फ़ोन वही कहा कि आप झंडा फहरा गए, कि हाँ, आके देखो झंडा कैसा। हम देखे एकदम डर गए अंदर से, कहीं से डर गए ये कि कहीं बीच में पुलिस आ जाए तो वो गिरफ्तार भी कर ले, ये क्या कर दिया तुमने। अच्छा, हमारा उधर ध्यान ही नहीं था, दोनों तरफ से छेद था, घुसा दिया तुम, चला। तो ये रूल नहीं था, मर्यादा नहीं था। हमने तुरंत गलती किया, एक्सेप्ट किया, तुरंत उसको वापस किया और फिर सीधा करके लगा दिया। पूरा दिन झंडा रहा। तो जिंदल साहब जीत गए केस और देश भर में खुशी मनाई गई, इस सबको झंडा फहराने की इजाज़त मिल गई। अब जिंदल साहब उत्साहित हो गए, फिर एक PIL डाले, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, हमारे उसमें है राष्ट्रगान में। ये सिंध शब्द जो है अब तो भारत में है ही नहीं, क्योंकि जब ये लिखा गया, टैगोर साहब ने लिखा, और जब टैगोर जी लिखे थे तब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ नहीं था, और तब सिंध भारत में था, और उन्होंने कह डाला पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। तो अब साहब जब सिंध नहीं है हमारे पास, तो सिंध, या तो सिंध शामिल किया जाए भारत, और नहीं तो सिंध शब्द हटाया जाए। अब कोर्ट ने सुना इस बात को, कहा ये आदमी के ऊपर 2 लाख जुर्माना लगाओ पहले, 2 लाख। अरे यार, वो आदमी अब नहीं है धरती पर, टैगोर साहब ने लिखा। अब टैगोर साहब की कृति से हम छेड़छाड़, हमारे बस की बात नहीं। अगर वो होते तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते, या आप इस बात को सरकार के पास लेकर जाओ, सरकार दूसरा राष्ट्रगान बनाए, जो करें सरकार के मामले में। संविधान में कहाँ लिखा है, संविधान तो जो नियम बने उसका पालन करने के लिए बना हुआ है। अब ये पंजाब सिंध हम कैसे हटा सकते? राइटर अगर होता और राइटर बदलाव कर सकता था अपने में और उसको सरकार मान लेती, तब हम समझ जाते, हम उसमें क्या कर सकते। इस तरह की जरूर चीज़ें हमारे पास मत लेकर आया करो। तब से जिंदल बेचारा एक को जो है भेज नहीं पाया, डर गया वो, कहा पता नहीं क्या हो जाए आगे। हम अपने मुद्दे पा रहे थे कि बटा 0 इन्फिनाइट गलत बात है, नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाया। देख लो आप कहाँ कर पाया। अच्छा, उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था आगे चल करके, रामानुजन ने। ऐसे उनके हाथ में पेन थी, प्लास्टिक पेन की होती है, जैसे पेन उठा दो भैया, जैसे मान लो ये तीन पेन हमारे पास है, हम इसको बांटना शुरू करें, 0 पेन इनको दे, 0 पेन इनको दे, 0 पेन इनको दे, 0 पेन इनको, ऐसे देते हैं 0 पेन 0 पेन 0 पेन 0 पेन, और जिंदगी भर बांटे, तो क्या तीनों खत्म हो जाएगा? ये प्लास्टिक गलेगा भी नहीं। लकड़ी उकड़ी होता तो सोचते कि टूट भी जाएगा, प्लास्टिक का 1000 साल लाइफ होती है इसकी, गलता ही नहीं। तो इसका मतलब 0 में कोई, अब देखो जो 15/3 था, इसका मतलब 15 रुपये था हमारे पास, हम 3 रुपये बांटे हैं तो 5 लोगों को बांट पाएंगे। कहानी यही है, भाग का मतलब यही तो होगा। अब ऐसे ही 12 रुपया को अगर हम 0 बांटे तो ये कह रहे हैं अनंत लोगों में खत्म हो जाएगा। कहाँ से खत्म हो जाएगा? 0 कैसे खत्म हो जाएगा? तो ये हुआ गलत बात, यानी ये बात गलत है। और तब सर्वसम्मति से क्या निर्णय लिया गया? उसका नाम पड़ा अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब कहीं भी 5/0 आ जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। अब यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत है कुछ बातें। यूपी बोर्ड हमने पढ़ा, यूपी बोर्ड में tan 90 की वैल्यू इन्फाइनाइट लिखा था जब हमने पढ़ा। tan 90 बराबर होता sin 90 अपन cos 90, cos 90 0 होता, 1/0 को इन्फाइनाइट लिखा था, मैंने खुद पढ़ा।
लेकिन जब से एनसीईआरटी आ गई, एनसीईआरटी ने उसको बदल दिया। अब वहाँ इन्फिनाइट नहीं लिखा, अपरिभाषित लिखा, नॉट डिफाइंड। पहले तो ये बात है, किताबों ने बदलाव कर दिया। तो आप लोगों ने जो इन्फिनाइट बताया बहुत गलत नहीं बताया, क्योंकि पढ़े तो यही थे, तो वही बता दिए होंगे। लेकिन अब बदलाव आ चुका है। नई कहानी ये है कि इन्फिनाइट हटा दिया गया, अब वहाँ अपरिभाषित आ गया। अब मेरा एक दायित्व तो और भी है कि मैं यह बताऊं कि इन्फिनाइट और अपरिभाषित में क्या डिफरेंस है। आखिर जो लोग इन्फिनाइट कह रहे थे वो कितना गलत थे, और अपरिभाषित क्यों सही जा रहा, और इन दोनों में अंतर फिर क्या है। देखो, इन्फिनाइट किसे कहते हैं? अनंत। आप देखे होंगे, अनंत माने हमने जब 1 2 3 लिखा था, ऐसे ऐसे करके मैंने अनंत लिखा था, यानी गिनती हमने शुरू किया, लेकिन शुरुआत तो मैं कर पाया, अंत बिंदु तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैंने अनंत लिखा ना। जिसका प्रारंभ हो सका लेकिन अंत तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए हम उसको अनंत कह पाए ना। लेकिन अब बताओ, अगर किसी का हम प्रारंभ ही नहीं कर पाए तो उसके अंत कहने का क्या हक बनता हमारा? अगर हम 5 में 0 से भाग दें, कल्पना करो 5 में हम 0 से भाग दें, कै बार ले जाओगे? चलो 9 बार, अधिकतम 9 बार ले जाया जाता है भाग में। तो 9 0 या 0, फिर तो 9, फिर तो 5 बचा, जरा सा भी तो नहीं कम हुआ। चलो हम 9 करोड़ बार ले जाते हैं, तब भी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 9 करोड़ इंटू 0 बराबर फिर 0 हो जाएगा। तो आप तो प्रारंभ ही नहीं कर पा रहे ना किसी संख्या का, और जब प्रारंभ नहीं कर पाए तो अनंत कैसे कह सकते? जिस संख्या का प्रारंभ नहीं हो पाया उसके अंत के बारे में सोचने की मूर्खता कहलाएगी। जैसे कोई कहे भगवान मर गया, अरे पैदा कब हुआ था? हाँ, जो पैदा होगा वही तो मरेगा। आप बताओ, आप मोबाइल खरीदे हो तो फोन कहीं बना होगा, इसलिए नष्ट हो जाएगा कुछ दिन बाद। हमारा शरीर भी नष्ट हो जाएगा, घर भी नष्ट हो जाएगा, कुछ दिन बाद तो खत्म हो जाएगा। सबकी एक ड्यूरेशन हो, कोई पेड़ है तो नष्ट ही हो जाएगा। लेकिन जो पैदा ही नहीं हुआ है उसके नष्ट होने क्या कल्पना करेंगे आप? जब पैदा ही नहीं हुआ तो कहाँ से नष्ट हो जाएगा? जो पैदा होगा वही नष्ट होगा। कबीरदास कहते थे, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। कबीरदास बहुत बड़े फिलासफर थे, तो उन्होंने कहा कि जो फरा वही झरेगा, है ना। जो फरा ही नहीं कहाँ झरेगा? ये तो कहते भैया घोड़े पर से गिर गया, अच्छा चढ़ा तो था कम से कम। जो घोड़े चढ़ा ही नहीं है, अब जैसे सिपाही का एग्जाम दिए और मान लो फेल हो गए, कम नंबर पाए, तो आप कहो भैया सिपाही का एग्जाम दिए तो लेकिन पास नहीं हो पाए, तब भी आप उस इंसान से बेहतर है जिसने एग्जाम ही नहीं दिया। उससे तो आप बहुत बेहतर, कैसे आपने कोशिश तो किया। हाँ, सब कुछ सही रहता तो हो भी सकता था, लेकिन जिसने कोशिश नहीं किया, फार्म ही नहीं डाला, उसकी क्या उम्मीद करें हम? उसके तो कोई चांस ही नहीं बनता। इसलिए तब से वो P इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ इसलिए Q इज नॉट इक्वल टू 0 कह दिया, क्योंकि अगर Q 0 हुआ तो संख्या अपरिभाषित हो जाएगी, जिसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए वहाँ पर परिभाषा में ही डेफिनेशन लगा दिया। अब हम बताते हैं कि 3 संख्याएं केवल ऐसी हैं, 3 प्रकार की संख्याएं जिसको हम परिमेय कह सकते हैं, चौथी नहीं बनी। वो तीनों जान जाइए तो कहानी आज से बात पक्का हो जाए, संख्या देखते जान जाएंगे। नंबर 1, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। जितना इंटीजर्स आपने संख्या रेखा पर देखा, सब की सब परिमेय संख्या होती। नंबर 2, सभी भिन्न संख्याएं परिमेय होती हैं। सभी भिन्न संख्याएं कौन कौन होती है? जैसे 1/2, 3/4, 5/2, 22/7। ये जितनी संख्याएं आप देख रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी भिन्न में लिखी गई, P/Q में लिखी एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब सबकी सब परिमेय है, कहना ही नहीं, जब साफ साफ लिखा है। और तीसरी कौन है? दशमलव में है, शांत तथा अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय होती। अब यहां एक प्रश्न आएगा कि शांत तथा अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय होती, ये होता क्या है? शांत अशांत क्या है? इसके लिए दशमलव थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जब आप दशमलव में जाते हैं तो दशमलव, हालांकि दशमलव नाम के एक टॉपिक है तो पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे खाली बताएंगे आपको कि दशमलव 2 प्रकार का होता है। एक दशमलव का नाम है शांत दशमलव, एक का नाम है अशांत दशमलव। इसको अंग्रेजी में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? जैसे हम लिखते थे 2.45, 1.2, 6.48, ये शांत दशमलव कहलाते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई गिनती नहीं है।
शांत माने खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब अशांत दशमलव क्या है, कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं। जब नहीं टर्मिनेट होगा तब दो प्रकार का होता है, एक का नाम है आवर्ती दशमलव, रिपीटेड डेसिमल, एक का नाम होता है अनावर्ती दशमलव, नॉन रिपीटेड डेसिमल। ठीक है, आयुष भैया आप समझ पा रहे हैं? जैसे जब भी कभी कोई चीज़ देखे ना तो आप हमको बता दिए, याद दिला करिए, तो हम उसको अंग्रेजी में बता देंगे। हमने पढ़ा अंग्रेजी में ही है, मतलब आप समझ लो कि गणित भाषा को हमने कभी भी ठीक से जब पढ़ा है तो अंग्रेजी में ही पढ़ा। अरे हम सब चीज़ बताते रहे, डेफिनेशन तक पूरा, इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि संख्या ज़्यादा हिंदी की होती है तो हिंदी में बोलना रहता है, तो जब भी कभी आए कुछ बात तुरंत बता दिया करिए हमको। आवर्ती माने होता रिपीटेड डेसिमल, यही होता नॉन रिपीटेड। अब रिपीटेड क्या होता है, दशमलव बाद कोई संख्या बार बार रिपीट कर रही होती है। देखो 0.66666 इन्फाइनाइट तक जा रही है, 0.12121212 ऐसे बार बार आ रही है। अरे भाई 1 2 ऐसे कामा नहीं लगेगा, ऐसे होती जा रही इन्फाइनाइट तक। किसका अशांत? अरे ये सारे दोनों अशांत है, ये भी अशांत ये भी अशांत, माने हुआ कि दशमलव के बाद गिनती अनंत तक जा रही, रुकी नहीं रही है। यहाँ तो खत्म हो गई ना, 2 के बाद कुछ नहीं, शांत हो गई। यहीं पर ये शांत ही नहीं हो रही, आगे तक जा रही है। ये भी देखो आगे तक जा रही, अशांत है ये। यहाँ पर देखो अनावर्ती माने शांत तब भी नहीं हुआ लेकिन कोई संख्या रिपीट भी नहीं होगी, उठपटांग गिनती आएगी। देखो 5 1 4 3 2 0 5 8, हम कुछ भी लिखते जा रहे हैं, हमको नहीं पता हम आगे क्या लिख रहे हैं, अनंत तक जा रही है। यहाँ पर तो पता चल रहा क्या रिपीट हो रहा, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा क्या रिपीट हो रहा, लेकिन अनंत तक ये भी जा रही है। अब जब दोनों गिनती आपने देख लिया तो जरा आओ इस पर विचार करें, क्या आप इसे भिन्न बना सकते? भिन्न देखो, जैसे 2.45 लिखा है, आप बटा 100 कर दीजिएगा तो दशमलव हट जाएगा कि नहीं? अब कट जाए तो काट लो, नहीं कट जाए ना काटो। ये तो हालांकि कट रहा है, लेकिन अगर ना कटता तब भी हमारा काम हो चुका था। हमारा तो उद्देश्य था P बटा Q, बोलो एम क्या था हमारा, P बटा Q में है कि नहीं? तो हमने कहा भाई हाँ है तो परिमेय संख्या बन गई, किसी को भी बना सकते। अब इसके बारे में सोचो, क्या 0.666 को भिन्न बनाया जा सकता? बनाया जा सकता। देखो मैं इसका उत्तर लिख रहा हूँ, 2/3 कैसे बनाया गया इसको हम आगे चलकर समझेबे करेंगे, लेकिन 2/3 0.666 को भिन्न मैंने बना लिया। हाँ 6/9 हो जाएगा, 3 से काट दो। आइए 0.122 को क्या कर लोगे, क्या हो जाएगा? 4/33, बताओ 12/99 होगा, और 3 से काटो, 3 चौक 12 और 3 क्या तो 4/33 आ गया। मतलब हमने इसको आराम से भिन्न बना लिया, इसको आराम से भिन्न बना लिया। अगर भिन्न बना लिया तो फिर बन गई परिमेय। परिमेय का मतलब यही तो था कि P बटा Q में होना चाहिए, इन दोनों को हमने P बटा Q में लिख दिया। यही बात मैंने यहाँ लिखा है। देखो शांत दशमलव और अशांत में आवर्ती दशमलव को हम परिमेय संख्या मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इसको हम भिन्न बना पाते हैं। सही है, भिन्न बना लेंगे तो होती है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हो शब्द के रूप में 2-3 बात बची, मतलब अब डेफिनेशन में काम खत्म हो रहा है। अब आप सोच लो कि जब इतनी बातें आप शुरुआत करके जब जाएंगे चैप्टर के अंदर, तो आपके साथ क्या होगा कि हर गिनती का परिचय आपके पास रहेगा। परिचय इतनी बड़ी चीज होती है। आज भी पुराने लोग अगर मिलोगे आप, दादाजी टाइप के लोग, बात करोगे तो ऐसे पूछेंगे भैया कहाँ घर है आपका? घर पहले पूछते, अब घर क्या हो तो नानी नाना पूछ लेते हैं। हाँ तो आप बताओ मामा घर कहाँ है? मामा घर का, वो इतना जल्दी से समझ जाते, कंप्यूटर है पूरा। शादी ब्याह के मामले में बता रहा हूँ, एक से एक बुजुर्ग है, खानदान समझ जाते हैं वो, तब बात करते हैं। सबसे नहीं बतियाते, जब जान जाते हैं कि हाँ लड़का ठीक है तब बतियाते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम आपके बारे में पहले पूरी जानकारी ले लें तब तो हम बात करें आपसे। आज क्या हुआ, हमको कोई मतलब नहीं आप कौन है, अब दहाड़े पड़े, इसलिए वैल्यू भी कम होती जा रही है। किसी बात का कोई मतलब है? रोज इतने ज्ञान की बातें मोबाइल पर आ रही है, बताओ ज्ञान की बातें आ रही नहीं आ रही? मोबाइल पर एक दिन के अंदर मुझे तो लगता है 1 लाख से ज़्यादा सूचनाएं मिल रही, सूचनाएं मिली। अब कौन आदमी कितना बड़ा बन जा रहा है, एक से एक बड़े बड़े योगी महात्मा से लेके एक से एक मोटिवेशनल स्पीकर, इन्फ्लुएंसर, सब उपलब्ध। कितने लोग इन्फ्लुएंस हो गए, कहाँ हो गए बताओ? इन्हीं को सुनने के लिए लोग तरस जाते थे। आज का जमाना है कि हमारे पास उपलब्ध है कि नहीं? नहीं।
जमाना था, बदल गया जमाना। हम यही सोचते हैं, आप लोग तो पुरानी किताबें नहीं पढ़े होंगे, हम अरे भैया आ रहा हूँ इसी के बाद अनावर्ती अपरमेय संख्या है भैया। अनावर्ती जो है अपरमेय संख्या, परमेय खाली यही दोनों थे। तो अब हम परिमेय पढ़ चुके तो अपरमेय में ही जा रहे हैं। अपरिमेय, इसको कहते इरेशनल, इरेशनल नंबर है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय होगा तो क्या खासियत होती? ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में ना लिखा जा सके, ना लिखा जा सके। ऐसी संख्या जिसको P बटा Q में आप लिख ही नहीं पाएंगे। ऐसी कौन सी संख्या जिसे नहीं लिख पाएंगे? √2 नहीं लिख पाएंगे, 3 + √5 नहीं लिख पाएंगे, पाई नहीं लिख पाएंगे। पाई अपरिमेय संख्या। अब आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले मैंने 22/7 लिखा था, वो तो परिमेय था और ये अपरिमेय है। बस अब चलो आर्यभट्ट की परिभाषा में चलते हैं। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टियम में लिखा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका निकटतम परिमेय मान 22/7 होता है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। कैसे बनाया? अब मैं दिखाता हूँ कि पाई कैसे बना। आर्यभट्ट जी को एक बार, यही बिहार की बात बता रहा हूँ, नालंदा विश्वविद्यालय, उन्होंने अलग अलग सर्किल बनाए। उन्होंने यह महसूस किया कि जो इसका डायमीटर है, व्यास, डायमीटर अगर कम होता है तो इसका सरकमफ्रेंस भी कम होता है, यानी व्यास कम होगा तो परिधि भी कम होता है। और व्यास बढ़ाओ तो परिधि भी बढ़ जा रही है, व्यास और बढ़ाओ तो परिधि भी बढ़ जा रही है, व्यास और बढ़ाओ तो परिधि और बढ़ जा रही है। कि अनुलोम संबंध हो गया कि नहीं? याद करो, जब ये बात बढ़े और उसकी वजह से ये भी बात बढ़ जाए तो अनुलोम संबंध हुआ। ये घटे तो ये भी घट जाए। अनुलोम संबंध का मतलब हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी व्यास और परिधि में सीधा संबंध होता है। और सीधा संबंध होता है तो एक का फैक्टर तय कर दिया जाए, फिर फैक्टर तय कर दिया, क्योंकि आगे वाले बच्चे जब आएंगे तो कैसे लगाएंगे? तो फैक्टर तय करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, उसकी परिधि में व्यास से भाग दे दिया। दरअसल लिख देना चाहते थे किसी वृत्त की जो परिधि है व्यास का 4 गुना होता है, 10 गुना होता है, 5 गुना होता है, कि ऐसे कह देंगे तो बच्चे को ये व्यास निकालना, परिधि निकालना आसान हो जाएगा ना। जैसे मान लो कि उसको इतना बड़ा पहिया बनाना है, 5 मीटर व्यास, 5 मीटर क्या नाम 25 मीटर का मान लो उसको सरकमफेरेंस बनाना है तो 5 मीटर व्यास ले ले। अगर 5 गुना है तो जल्दी से बन जाएगा, क्योंकि पहिया बन रहे थे लगातार, बैलगाड़ी बन रही थी उस जमाने में। लेकिन क्या दिक्कत आई कि बेचारे काट ही नहीं पाए इसको, भाग दिया, कोशिश किया, और गिनती क्या आई? 3.14 करके ऐसी गिनती आई जो कभी आई ही नहीं, कभी नहीं आई। परेशान हो गए। छोटी गिनती, बड़ी गिनती, बड़ी गिनती, 1 2 3 4 5 10 भाग देते चले जा रहे, कभी कटा ही नहीं है। उस दिन बहुत उदास, काट ही नहीं पा रहे। अच्छा, आज जैसा कागज भी नहीं था, न कलम थी आज जैसी, वो पत्ता पर लगाना सवाल, या चाहे जमीन पर खड़िया मिट्टी से, यही करते थे। उस जमाने में नहीं था तो नहीं था, नहीं काट पाए। तो आए विश्वविद्यालय में, अपने मित्रों से बात किया, यार भाग दिया मैंने, कट ही नहीं रहा, क्या करें? तो एक आदमी था उनका जो यूनान का था, उसने कहा यार जा तो मैं भी भाग दिया था, एक दिन कोशिश किया लेकिन नहीं कटा। जब नहीं कटा तो मैंने इस जगह पे क्या लिख दिया था? पाई लिख दिया। अभी पाई क्या है? अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, पाई, डेल्टा, लैम्डा, ओमेगा, ये सब क्या है? ग्रीक लैंग्वेज की अल्फ़ाबेट है। जैसे काखा गाघा अंगा हमारे देश का अल्फ़ाबेट है, ABCDEFGH ये रोमन लिपि है, अंग्रेजों का अल्फ़ाबेट है। ऐसे ही अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, पाई, डेल्टा, लैम्डा, ओमेगा, ये सब ग्रीक लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट। तो उसने कहा, मैंने जब नहीं कुछ समझा तो अल्फा लिख दिया। हमारे देश में कोई कहा होता तो का लिख देता, चा लिख देता, पा लिख देता, कुछ लिख देता, लेकिन उसने पाई लिख दिया। गणित में एक बहुत बड़ी बात बताऊँ आपको, पूरे विद्वानों की मंडली के ले लो आप, गणित के मामले में स्पेशली, अगर किसी सज्जन ने कुछ कह दिया तो कोई दूसरा उसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं करता। ये नहीं कहता कि नहीं नहीं तो हम अपनी किताबों में अपना लिख देंगे, तुम्हारी किताब में तुम चाहे जो लिखो, हम अपनी किताब में। इसलिए इंटरनेशनल लैंग्वेज है ये गणित भाषा, इंटरनेशनल। अगर आपको कभी बाहर जाने का मौका मिला
तो आप विदेश में जाओगे ना तो वहाँ भी बच्चे LCM SCM भी पढ़ रहे होंगे और ऐसे ही पढ़ रहे होंगे जैसे आप पढ़ रहे हैं। उनकी भाषा अंग्रेजी हो सकती है, जापानी हो सकती है, चाइनीज हो सकती है, लेकिन पढ़ना यही इतना है। ये नहीं कि कुछ और लघुत्तम होता होगा, नहीं, इंटरनेशनल लैंग्वेज है ये, अलग कुछ नहीं होता। तो इसलिए पाई उन्होंने मान लिया और तब से लेके आज भी यही सूत्र चल रहा है। याद करो, अगर हम आज भी लिखते हैं परिधि बराबर, तो क्या लिखते हैं? परिधि अगर हमको निकालना होता है तो व्यास उधर ले जाओ तो पाई गुणा व्यास हो जाता है कि नहीं। अब व्यास को हम 2r कह सकते हैं, तो 2πr हमारा आज भी फार्मूला चल रहा है। परिधि बराबर 2πr चल रहा कि नहीं चल रहा। इसलिए पाई को आज भी अपरिमेय संख्या मानी जाती। पाई का मान अभी तक निकला नहीं है, तो पाई अपरिमेय संख्या। अब कुछ लोगों ने ये भी कहा था ना 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 22/7 तो होगा, रिपीट हो जाएगा। 7-8 गिनती दे जाओ, 22 में आप 7 से रिपीट होने लगे। हाँ, मैंने कहा जब इन्होंने दशमलव के 50 अंक तक भाग दिया था और 50 अंक भाग देने के बाद उसको निकटतम परिमेय संख्या में बदलने की कोशिश किया, तब 22/7 निकाले। अब सोचो 500 ईस्वी में यानी 6वीं शताब्दी में थे आर्यभट्ट, और ये 21वीं शताब्दी चल रहा है। 1500 साल बीत चुके हैं आर्यभट्ट को आए हुए। 1500 साल में दुनिया का कोई सज्जन अभी तक नहीं खड़ा हुआ कहने के लिए कि पाई का मान जो 22/7 आर्यभट्ट ने निकाला था वो निकाल दिया होगा, गलत था, 23/7 होता है या 21/7 होता है, ऐसा कोई नहीं कह पाया। सोचो कितना एक्यूरेट था ये, यानी सत्य के एकदम निकट है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। बस इसको आर्यभट्ट ने भी मान लिया कि 22/7 निकटतम वैल्यू है। तो बच्चे जब पढ़ाई करेंगे तो 22/7 में काम चला लें, लेकिन जब वो वैज्ञानिक बनेंगे और जब उनको GSLV छोड़ना होगा, वैज्ञानिक बनेंगे तो GSLV PSLV छोड़ेंगे। GSLV समझ रहे, जियो सैटेलाइट, जो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जाता, वहाँ पर पाई के वैल्यू 22/7 नहीं रखी जाती। पाई का मान वहाँ सुपर कंप्यूटर से निकाला जाता है दशमलव के 300 स्थान तक, और तब जाके भेजा जाता है। रीजन बता रहा हूँ इसका। जैसे धरती यही है, अब मान लो ये दिल्ली है, हम चाहते हैं कि एक सैटेलाइट दिल्ली के ऊपर स्थापित हो जाए। जियो स्टेशनरी माने हरदम दिल्ली के ऊपर रहेगा, जब धरती घूमेगी इधर तो ये भी इधर घूमेगा, मतलब ये नहीं कि उसी के साथ साथ घूमेगा। जब धरती घूम रही तो दिल्ली के ऊपर वो भी घूमता ही रहेगा, हमेशा जिंदगी भर घूमेगा। इसी को कहते हैं GSLV। और जो PSLV होता है ये ऐसा नहीं होता, पोलर सैटेलाइट होता है। ये पोल से पोल, पोल टू पोल बड़ी रफ्तार में जाता है, इसकी रफ्तार ज़्यादा होती है। ये खाली 300 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। ये मौसम का एक कहानी बताना है, फसलें क्या बोई गई हैं। अच्छा बताओ, कैसे देश यह जान जाता है कि अब की बार इतना करोड़ हेक्टेयर में गन्ना बोया गया, अब की बार इतना करोड़ हेक्टेयर में उड़द बोया गया हमारे देश में? कैसे पता चल जाता? आप जाओ कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पर, अभी साफ साफ दिख जाए कि अब की बार गेहूँ कितना बोया गया। अपने खेत में आप छोटा सा क्यारी बना के बोए हो ना, वो सरकार जान रही है। क्या समझे आप? फोटो खींच लेता ऊपर से, खाली 300 किलोमीटर ऊंचा, जो बढ़िया हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा रखा। आप अपने घर के बाहर कुछ भी करोगे फोटो खींच लेगा। वो तो ये भी जानता कि छत पर मकई सुखा रहे हो आप, लेकिन बताता नहीं है। हाँ, जानता है। आपको बताऊं, जब पुलवामा अटैक हुआ था, अहमद डार नाम का आदमी दोषी पाया गया, वही लाके विस्फोट कराया था। अब अहमद डार कहाँ था, कहाँ से गाड़ी निकाला, कैसे कैसे आया? भारत ने अमेरिका से मदद मांगी, गूगल से, और गूगल ने एकदम साफ साफ दिखा दिया कि किस घर में से वो निकला है, कहाँ गाड़ी खड़ी किया था, माल कहाँ लोड किया, और वहाँ से कैसे कैसे लेकर आ रहा, पूरा फोटो के साथ। अहमद डार, आप अपने यहाँ आए हो कोचिंग ना, अगर अमेरिका चाहे तो बता दे आप कै बजे कै सेकंड पर घर से निकले हो और यहाँ पर आके पहुँच गए हो, उसको सब पता। कौन आदमी कहाँ पर गया वो सब जानता है ना। अखिलेश भैया एक दिन कहे सदन में यही बात, अखिलेश भैया, उन्होंने कहा कि हम लोग जितना अपने यहाँ जांच एजेंसियों को परेशान करते हैं, आखिर कश्मीर के अंदर में क्या हो रहा है क्यों नहीं गूगल से जाके पूछ लेते? अभी वो बता देगा कौन आदमी वहाँ क्या कर रहा है, कहाँ स्पष्ट हो जाएगा तुरंत, है ना, तो पता भी चल जाए। लेकिन हर छोटी बड़ी बात नहीं पूछी जाती है, और न वो बतावे करता है, उन बताता नहीं सबको। जब बहुत क्रूशियल मामला रहता तभी बताता, नहीं तो जानता रहता बताता नहीं। तो बताओ, ये इतनी बड़ी कहानी है ये। अब तो भारत वाले भी छोड़ने लगे, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। तो भैया बस एक दो बातें और बची हैं, समझाना छोड़ दे। देखो, इन संख्याओं को एक सज्जन ने कहा कि संख्या रेखा पर नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन ऐसा था नहीं। जब पाइथागोरस आ गए, पाइथागोरस नाम सुने,
ईसवीं शताब्दी से 300 साल पहले हुए थे, पाइथागोरस। उन्होंने एक बड़ा बढ़िया नियम निकाला समकोण त्रिभुज का। आप लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। देखो क्या किया उन्होंने, उन्होंने कहा मान लो ये 0 है और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आपसे कहा जाए कि √2 का मान बताओ कहाँ है इसमें, तो √2 का मान आप जो जानते होंगे वह है 1.414, यही है दशमलव में √2 का मान ये है। अब ये कहाँ हो सकता है, 1.5 से थोड़ा सा कम होगा, 1.4 कहाँ होगा, 1.5 से थोड़ा कम होगा, लेकिन कहाँ एग्जैक्ट होगा लाइन खींच के दिखाओ, नहीं दिखा पाएंगे, हिम्मत नहीं पड़ रही है। कम हो जाए ज़्यादा हो जाए तो तब क्या करें, पाइथागोरस सहारा लीजिए। क्या करेंगे, 1 यूनिट है ये, मान लो 1 यूनिट। अब 1 यूनिट का यहाँ पर लंब डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दिया। अब यहाँ से इसको मिलाओ, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। अब बताओ इसका ये कितना होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, जोड़ोगे 2, 2 का स्क्वायर रूट निकालो √2, हुआ कि नहीं हुआ। अब एक कैंपस में फंसाओ इसको ऐसे, यहाँ तक का रेडियस लो और रेडियस लेके ऐसे जाने दो। अब जहाँ ये काटेगा ये √2 हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये √2 है तो ये √2 कैसे नहीं होगा, यही तो नापे हैं पाइथागोरस से नापे, मजाक थोड़ी ना। एक ये है, एक ये है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये √2 होगा ही। और √2 अगर ये लाइन हो गई तो इसी को रेडियस लेकर ऐसे कर चाप लगाओगे तो यहाँ काटेगा तो √2 हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो लाइन है इसी पर मैंने 1 यूनिट का परपेंडिकुलर फिर डाल दिया, एक नया ट्रायंगल बना दिया, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लंब डाल दिया। अब जरा बताओ इस वाले डायग्राम में ये कितना हुआ, पहले इसका स्क्वायर करो 2, इसका स्क्वायर करो 1, जोड़ोगे 3, 3 का स्क्वायर रूट लो √3। अब यहाँ से यहाँ तक का रेडियस लो, आने दो आने दो आने दो, जहाँ गिरेगा √3 हुआ कि नहीं, 1.732 हुआ। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मजा आ रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट का फिर से परपेंडिकुलर लो, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लो और यहाँ से मिलाओ इसको। अब बताओ ये 1 है, इसको स्क्वायर करो पहले, हाँ तो 3 हुआ, इसका स्क्वायर करो 1 हुआ 4, 4 का वर्गमूल √4 माने 2 हुआ। अब यहाँ से लेकर जाओ, यहाँ से लेकर जाओ, एग्जैक्टली 2 पर गिरेगा जाकर। अब बताओ ऐसे आगे बढ़ो तो अब √5 मिलेगा, √6 मिलेगा, √7 मिलेगा, √8 मिलेगा और मिलता ही जाएगा। अब जरा ध्यान दो, अगर कोई आदमी इसको एक बड़ा सा पेपर लेकर, चार्ट पेपर लेकर बनावे जैसे मैं बना रहा हूँ, अब बनाने के बाद वो क्या महसूस करेगा, अगर 10-15 लाइन गया तो 10-15 अंक तक गया तो वह देखेगा कि एक ऐसा सर्किल बनता जा रहा है जिसका रेडियस लगातार बढ़ रहा है। बोलो ये 1 है, √1 है, ये √2 है, ये √3 है, ये √4 है, अब की √5 बनेगा, अब की √6 बनेगा, अब की √7 बनेगा, अब की √8 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो अगर इसको हम एक फ्री डायग्राम बनाए, फ्री डायग्राम, तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, क्वाइल बन जाए। ये जो मच्छर मारने वाला क्वाइल होता है, क्वाइल जिसका रेडियस लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जाके अब ज्योग्राफी पढ़ो और उसमें देखो ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, ब्रह्मांड का आकार क्या है, ऐसे है क्वाइल। जहाँ हमारा 0 है वहाँ उनका ब्लैक होल है, जहाँ हमारा 0 है वहाँ उनका ब्लैक होल है। और आज भी यह ब्रह्मांड फैल ही जा रहा है, फैल ही रहा। तो हमारी गिनती कौन सा कम हो रही है, वो तो फैल ही रही है। बताओ हम लोग के दादाजी के ज़माने में 1 रुपया में 1 किलो घी मिलता था, आज 1000 में घी मिल रहा। एक दौर आएगा जब 10,000 में घी मिलेगा 1 किलो, और 100-200 साल बाद हो सकता है 1 लाख का 1 किलो घी मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा, क्या मालूम। अब इतना तो देख ही लिया, 1 से 1000 हुआ कि हमारे दादाजी बताते थे 1 रुपया में 1 किलो घी मिलता था, देसी घी की बात कर रहा हूँ। अब बताओ हम कह रहे हैं कि तीसरी पीढ़ी हम है और हम कह रहे हैं 1000 में घी मिल रहा, तो हमारी तीसरी पीढ़ी वाला क्या बोलेगा बताओ, 1000 गुना बढ़ा तो 1000 का 1000 गुना कितना होता है बताओ कितना बढ़ जाएगा घी का दाम। हम घी का उदाहरण खाली ले रहे हैं। तो एक दौर ऐसे बढ़ता जाएगा, घटेगा कहाँ, नहीं घटेगा, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ये तभी होगा जब फिर से जनसंख्या माल्थस के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या विस्फोट होगी, हाँ आबादी घटेगी अचानक, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर धीरे धीरे फिर से वही सिंधु घाटी सभ्यता टाइप की चीज़ें पैदा होंगी और आगे चलती जाएंगी। आज हमने डिफिनेशन पर चर्चा किया ना, तो डिफिनेशन पर चर्चा किया, यहाँ पर इस वीडियो को रोकते हैं।